भाई ये जो चैप्टर है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडियन हिस्ट्री में जो एक नोशन होती है किंगशिप की वो इवॉल्व हुई, उसके साथ साथ उसमें फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे इंडिया में जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आया तो टाउन्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था। देन यूज देखा गया यहाँ पर कॉइन्स का कि भाई अब ये जो नए नए राजा आएंगे ये अपने समय में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंडक्ट करवाने के लिए कॉइन्स को रिलीज करते हैं और यही जो कॉइन है वो कैसे हमारे लिए समय के एक मेजर और यूजफुल रिसोर्स साबित होते हैं उसकी यहाँ पर बात होगी। तो भैया जनपद क्या हुए? जनपद एक ऐसा रीजन हुआ, एक ऐसा लैंड हुआ जहाँ पर जन दैट मीन्स ट्राइब या फिर एक क्लैन, एक पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जाकर बसना शुरू हो जाएंगे और वहां पर रहना शुरू करेंगे। तो राजा कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए, अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्ट लोगों से, डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे टैक्स लेंगे और जो इनडायरेक्ट तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं उनसे यहाँ पे राजा जो है वो ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे। अब मगध के पास ऐसा क्या था कि भाई 16 महाजनपद को हरा के वो सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पर महाजनपद बनता है और उसके साथ साथ वहीं पर भी जितने एम्पायर्स हैं उनका फ्लरिशमेंट आगे जाके यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर है वो, ठीक है। तो इतने बड़े एम्पायर को जब आपको रूल करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो जरूर उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी। तो कैसे मौर्यन एम्पायर जो है उन्होंने अपने इतने बड़े एम्पायर को लंबे समय तक रूल किया हुआ है, एडमिनिस्टर किया हुआ है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जब हम कॉइन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुषाण कॉइन्स बताए हुए हैं और धीरे धीरे और भी कई सारी डायनेस्टीज आएंगी जो अपने अपने कॉइन्स को यहाँ पर डिपिक्ट करने वाली है कि भाई अब जो है समाज में कुछ लोग जो हैं वो लार्ज लैंड ओनर्स बन चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो स्मॉल पीजेंट्स बन चुके हैं और कुछ लोग जो इन चीज़ों को, इन प्रॉपर्टीज को, इन टेक्नोलॉजीज को अवेल नहीं कर पाए वो और ज़्यादा पुअर होकर अब वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही रह गए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वन शॉट सीरीज में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, द किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो भाई किंग या बात करें राजा होने की या राजा बाबू होने की, तो वो जो राजा बाबू जो मम्मी तुम्हें प्यार से कहकर पुकारती हैं, अब राजा तक तो ठीक है क्योंकि बाबू तो तुम कहीं और के ही हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें राजा की कि ये राजा होते कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं और ये जो राजा और उसकी जो किंगशिप का जो एक कहीं ना कहीं कंसेप्ट है वो कैसे इवॉल्व होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो भाई ये जो चैप्टर है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडियन हिस्ट्री में जो एक नोशन होती है किंगशिप की वो इवॉल्व हुई, उसके साथ साथ उसमें फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और कैसे इंडिया में जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आया तो टाउन्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर के कंटेंट्स की कि यहाँ पर आज इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात होगी द राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड एम्पायर्स, मतलब कि शुरुआत में स्टेट किस तरीके से इमर्ज हुए और फिर कैसे वो जो स्टेट्स थे वो आगे जाकर एम्पायर का फॉर्म लेंगे। फिर उसके बाद होगी द इवॉल्विंग नोशन ऑफ किंगशिप की कि भाई ये जो किंगशिप का ये आइडिया है ये कैसे आया और उसके बाद वो जो आइडिया है वो किस तरीके से इवॉल्व होके एक एम्पायर का फॉर्म लेने वाला है। देन चेंजेस इन रूरल सोसाइटी की, भाई जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आ रहा है तो उससे रूरल सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कैसे सोशल डिविजन जो हो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद होगी बात अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड की कि भाई अर्बनाइजेशन किस तरीके से होगा, कैसे टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, टाउन्स किस किस टाइप के डेवलप हो रहे हैं, ठीक, वो सारे जो फीचर्स हैं वो हमने अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड में पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, हम एक इंस्क्रिप्शन को लेके इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वही इंस्क्रिप्शन को बाद में जाकर हम और डिटेल पर उसका एक एनालिटिकल व्यू देखने वाले हैं। सो बैक टू द बेसिक कि कैसे ये जो इंस्क्रिप्शन है इनको डिसाइफर किया गया और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर कैसे हम इंडियन हिस्ट्री को जाने उसकी बात होने वाली है। फिर बात होगी द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस एंड फाइनली हम इस पूरे चैप्टर की जो टाइमलाइन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, चलो भाई, तो अब बात करते हैं कि कैसे ये जो टाइम पीरियड है 1900 BC से लेकर 600 BC का, उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हमें इस समय पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो भैया अगर हम बात कर रहे हैं 1900 BC की, तो ये जो समय है ये हमें कहीं देखा देखा लग रहा है।
कहाँ देखा है भाई? अभी तो देखकर आए हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1900 BC से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसके डिक्लाइनिंग फेज पर एंटर हो चुका है। और डिक्लाइन फेज पे हमने क्या देखा था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्बन सोसाइटी थी अब वो चेंज हो चुकी है किसमें? रूरल सोसाइटी में। ठीक, तो ये जो समय है ये एक तरीके से रूरल सोसाइटी के तरीके से ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नाउ दिस रूरल सोसाइटी अब धीरे धीरे वहां पर चेंजेस होंगे और वापस से ये जो रूरल फेज है ये चेंज हो जाएगा किसमें? हमारे अर्बन फेज पे। तो ये जो रूरल टू अर्बन का जो फेज है उसको हमें देखना है एंड वी विल स्टडीड अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा है ये किस तरीके से अलग अलग सिटीज हो रही हैं, उनका डेवलपमेंट जो है वो हमने देखना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है 1900 BC की, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएं तो 1500 BC से लेकर 100 BC तक का ये जो टाइम पीरियड है इसको कहा जाता है अर्ली वैदिक एज। ठीक, और इसके साथ अगर हम आगे जाएं तो 1000 BC से लेके 5500 BC तक का ये जो टाइम पीरियड है इसको कहा जाता है लेटर वैदिक एज। ठीक, तो अब ये जो दोनों वैदिक एज है इनमें क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो समय है 1900 BC से लेकर ये जो आगे का जो समय है इसमें कंपोजिशन हो रहा है किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कंपोजिशन क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर अब जो लोग हैं वो नेचर की वर्शिप करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, अब नेचर की जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो भगवान को मनाने के लिए आपके पास कुछ गाना तो होना चाहिए ना, कुछ ऐसे सॉन्ग होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रेयर वर्सेस होने चाहिए जिससे आप भगवान से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं वर्सेस का जो कंपोजिशन है वो इस समय पर देखा गया था। और किस रीजन में देखा गया था? तो वो देखा गया था अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कि पहले जो लोग हैं अब वो क्या कर रहे हैं? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग बैठकर कंपोज कर रहे हैं किसको? ऋग्वेद की वर्सेस को। ठीक, वहीं पर अगर हम देखें तो भाई धीरे धीरे सेटलमेंट्स हो रहे हैं, एक तरीके से लोग वहां पे सेट होना शुरू हो रहे हैं और इमरजेंस हो रहा है एग्रीकल्चर एंड पास्टोरल सेटलमेंट्स का इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें सो नाउ देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। कैसे? कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें अगर आप देखोगे एक तरीके से तो पूरा की पूरा जो सेटलमेंट है वो इंडिया के वेस्टर्न और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर होगा। लेकिन जब हम वैदिक और उसके बाद जब लेटर वैदिक एज की बात करेंगे तो अब जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही है ईस्टर्न साइड पर। ठीक, तो अब जो लोग हैं वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ अब आगे बढ़ रहे हैं और गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन है वहां पर आकर सेटल होना शुरू हो रहे हैं। ठीक, वहीं पर अगर बात करें हम तो देखा जा रहा है कि इस ही समय पर इमरजेंस हो रहा है मेगालिथ्स का। ठीक, हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। अब उसके बाद एक और एज आ रही है जिसको कहा जा रहा है मेगालिथिक, जहां पर क्या हो रहा है, जिसमें अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया में डेड बॉडीज के डिस्पोजल के लिए इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाएगा एंड दैट फॉर्म is known as the megalithic age. This age का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? दैट द न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। ठीक है, कि भैया सेंट्रल और जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है अब इस वहां पर इस तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनका यूज करके डेड बॉडीज का डिस्पोजल करा जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें देखें तो ये जो समय है ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है आयरन एज के बारे में। ठीक, तो 1000 BC तक अगर हम जाएंगे तो 1000 BC का ये जो समय है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो समय है इसमें देखने को मिलेगा हमें आयरन का डेवलपमेंट। ठीक, अब वो आयरन किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर रहा है और उस आयरन की वजह से कैसे एम्पायर्स जो हैं वो रूरल से अर्बन फेज की तरफ जा रहे हैं वो हमने देखना है। अब ये जो आयरन है इसका किस तरीके से यहाँ पर अगर हम यूज देखेंगे तो उसकी बात करते हैं। सो इन द मेगालिथिक एज द डेड वर बरीड विद द रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, तो भाई बताने की चीज ये है कि भाई 1000 BC के आसपास अगर आप देखें तो आयरन के टूल्स और वेपन्स जो हैं वो हमें यहाँ से मिल रहे हैं और ये आयरन कैसे सिविलाइजेशन को फॉर्म कर रहा है उसकी हमने यहाँ पर बात करनी है। चलिए
अब बात करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले जो इसका इस चैप्टर में सबसे प्रोमिनेंट सोर्स जिसका यहाँ पर यूज किया गया है, दीज आर दी इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस एक तरीके से आप बोल लीजिए कि एक हार्ड स्टोन पर सरफेस पे लिखा हुआ राइटिंग मटेरियल होता है, जिसको पढ़कर हम उस किसके बारे में लिखा हुआ है, किसको एड्रेस कर रहा है, वो सारी चीजें हम उससे जानेंगे। देन यूज देखा गया यहाँ पर कॉइन्स का कि भाई अब ये जो नए नए राजा आएंगे ये अपने समय में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंडक्ट करवाने के लिए कॉइन्स को रिलीज करते हैं। और यही जो कॉइन है वो कैसे हमारे लिए समय के एक मेजर और यूजफुल रिसोर्स साबित होते हैं, उसकी यहाँ पर बात होगी। देन जो अगला सोर्स है हमारे लिए, दीज आर दी टेक्स्ट। ठीक है, कि भाई इस समय पर जैसे हमने देखा कि भाई ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हो रहा है, उसके साथ लेटर वैदिक एज में और कई सारे वेद हैं, उनके कई सारे उपवेद हैं, अरण्यक है, उन सभी का कंपाइलेशन हो रहा है। तो ये जो सारे टेक्स्ट हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल हैं। उसके साथ अगर हम बात करें विजुअल मटेरियल्स की, तो भैया ये जो समय है ये इसके बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पर हमें मिल रहा है NBPW, दैट मीन्स द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी। ठीक है, इनकी ये जो पॉटरी है, इस पॉटरी के ऊपर भी हमें कोई चीजें लिखी हुई मिली हुई हैं और उन्हें भी एक तरीके से आप बोल लीजिए कि काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल सोर्स जो है वो इस समय का है। सो NBPW दैट इज द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी। ठीक है, तो अब ये पॉटरी कैसे हमारे लिए एक सोर्स बनती है उसकी भी हमने यहाँ पर बात करनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर इस चैप्टर को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हमें एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उस इंस्क्रिप्शंस को ही एक तरीके से आप बोल लीजिए कि समझाते हुए, शुरुआत करते हुए इस पूरे चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर करी गई है। तो देखिए भैया, पहला टॉपिक है हमारे पास द प्रिंसिप एंड द प्रियदसी। कौन है प्रिंसिप और कौन है प्रियदसी, उनकी बात करते हैं। तो 1830 में या 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसिप हु वाज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता है बेटा मिंट? मिंट वो जगह होती है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक, तो भाई जेम्स प्रिंसिप करके एक ऑफिशियल हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट में काम करते हैं। उन्होंने डिसाइफर किया हुआ है ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को। क्यों कर लिया भैया, क्या जरूरत है ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट की? क्योंकि उन्हें अगर हम बात करें तो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस तरीके से कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, पत्थरों पर लिखा हुआ एक राइटिंग मटेरियल मिल रहा है जो कि एक डेफिनेट स्क्रिप्ट में लिखा गया है, विच आर दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो भैया अब जरूरी है कि अगर आपको इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना है तो आपको ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो ये जो पूरा मैटर है ये किसने सॉल्व किया? ये जो पूरी पजल थी ये जेम्स प्रिंसिप ने सॉल्व किया और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं ये किसी एक किंग की बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसको कहा जा रहा है प्रियदसी, विच मीन्स प्लीजेंट टू बी होल्ड, मतलब एक ऐसा राजा जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है या जिसको देखना लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है देवनाम प्रियदसी। ठीक है, देवनाम प्रिय, और ऐसे भी कई सारे इंस्क्रिप्शन है जिसमें प्रियदसी भी लिखा हुआ है। सो देवनाम प्रिय अशोक है ना। तो अब ये अशोक कौन है भाई, कौन है इस तरीके से अगर आप बोले तो अशोक कौन है? तो अशोक वॉज अ फेमस रूलर नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जेम्स प्रिंसिप को ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले, कुछ में उन्हें प्रियदसी लिखा मिला, कुछ में उन्हें देवनाम प्रिय लिखा और साथ ही साथ कुछ ऐसे हुए जहां पे देवनाम प्रिय और अशोक दोनों साथ में मेंशन है। तो ये जो सारी कड़ियां हैं ये जेम्स प्रिंसिप ने आपस में जोड़ी और ये समझा कि जहां जहां पर भी देवनाम प्रिय और प्रियदसी मिले हैं वो एक सिंगल राजा की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अशोक। अब ये अशोक है कौन, उसकी यहां पर इस पूरे चैप्टर में आगे जाके बात करी गई है। चलिए देखते हैं अब रिजल्ट क्या हुआ, क्या हेल्प करी ब्राह्मी के एक तरीके से या खरोष्टी के डिसाइफरमेंट की, उसकी बात करते हैं। सो दिस हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनिएज ऑफ द मेजर डायनेस्टी दैट रूल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, कि भाई जैसे ही जेम्स प्रिंसिप ने इस इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया तो उसकी मदद से अब इंडिया की वो सारी डायनेस्टीज जो इंडिया में रूल कर चुकी थी उनके बारे में ब्रिटिश एम्पायर को पता चल चुका था। साथ ही साथ अब फोकस किया जाने लगा इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर कि भैया इंडिया में कब किसने रूल किया था, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। तो एक तरीके से जो इंडिया का जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसको ट्रेस किया जाना यहां से शुरुआत कर दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें, दे हैड आल्सो investigated about the connection between the political changes and the economic changes and the social developments। ठीक है, कि भैया इस समय पर हो रहे जितने भी सोशल चेंजेस हैं,
पॉलिटिकल चेंजेस हैं और इकोनॉमिक चेंजेस हैं, उन सभी के बीच में क्या इंटीग्रेशन है, क्या कनेक्शन है, उसकी बात करी जा रही है। अब जब इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाता है तो वो जो चीज होती है उसको कहा जाता है एपिग्राफी। सो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जब लोग जो हैं वो एक जगह बैठते हैं और जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं उन लोगों को कहा जाता है एपिग्राफिस्ट, एंड द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द एपिग्राफी। ठीक है, तो ये पूरा काम होता है जिसको कहा जाएगा एपिग्राफी। और वो एपिग्राफी इंडिया की हिस्ट्री में क्या चेंज लेकर आया वो हमने यहां पर देखा। चलिए अब बात करते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या है, क्या होते हैं इंस्क्रिप्शन। तो देखिए भैया, इंस्क्रिप्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं, सो दीज आर दी राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेसेस सच एज दी स्टोन, मेटल और पोट्री। ठीक है कि भैया स्टोन, मेटल और पोट्री जैसे जो हार्ड सरफेसेस हैं उनके ऊपर जो राइटिंग मटेरियल लिखा गया है उनको इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा। देन दे आर यूजुअली रिकॉर्ड दी अचीवमेंट्स, activities and the ideas of those who commissioned them, including the exploit of kings, donation made by the women, men to the religious institutions। ठीक है कि भैया क्या बता रहे हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें बताते हैं उन लोगों की अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, या फिर आप बात कर लीजिए उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जिन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को बनवाया हुआ है। अब ये इंस्क्रिप्शन ऐसा हो सकता है कि भाई किसी राजा के एक्सप्लॉइट्स के बारे में, मतलब उसने कौन कौन से रीजन्स जीते हैं उनके बारे में बता सकता है, या फिर डोनेशन जो किए जा रहे हैं विमेन के थ्रू या मेन के थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में भी ये हमें यहाँ पर बता रहे हैं। Now, inscriptions are the virtually permanent records, some of them which carry the date। ठीक है कि भाई ये कुछ ऐसे वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं जिनके ऊपर डेट्स लिखी हुई होती हैं। अब अगर कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर डेट्स नहीं भी लिखी गई हैं तो उनको उनकी डेट्स के बारे में कैसे पता लगाया, उसका यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है। सो अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी क्या होती है बेटा? पेलियोग्राफी इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है कि भैया जिस स्टाइल में लिखा गया उससे समझा जाता है कि वो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो किस समय पर यूज करी जाती थी। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिजन, फॉर इंस्टेंस इन 250 BC the letter A was written as this form। मतलब जो लेटर A था वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता था 250 BC में। फिर वहीं जब हम आगे बढ़े तो 500 CE में it was written as in the form of like this। ठीक है कि कुछ इस तरीके से जो लेटर आ है उसको लिखा जाने लगा। तो अब जो पेलियोग्राफिस्ट हैं वो इससे समझ रहे हैं कि भाई वो इंस्क्रिप्शन जिसमें ए इस तरीके से लिखा जा रहा है वो 250 BC के अराउंड का होगा, और वो इंस्क्रिप्शन जिसमें ए कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है वो 500 CE के अराउंड का होगा। ठीक है, so the earliest inscriptions were in प्राकृत, a name for the language used by the ordinary people। ठीक है कि भैया जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो कौन बोलते थे? ऑर्डिनरी लोग बोलते थे। और अगर हम बात करें कि जो राजा हैं या एक तरीके से आप बोल लीजिए कि जो अपर क्लास है वो संस्कृत बोला करती थी। देन नेम्स ऑफ द रूलर्स such as Ajatashatru and Ashoka known from the Prakrit texts and inscriptions have been spelled in the Prakrit form in this chapter। You will also find the terms written and also written in the Tamil, Sanskrit which too were used for the inscriptions। ठीक है, और वो सारे inscriptions के बारे में पता चलेगा जो यहाँ पर लोग बोला करते थे। ठीक है, चलो भैया अब आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें अर्लियर स्टेट की तो भाई 6th सेंचुरी BC में ये देखा गया कि दिस ईयर या दिस सेंचुरी वाज बेसिकली कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। क्यों, क्या हो रहा है भैया ये जो 6th सेंचुरी BC है उसमें? तो यहाँ पर देखा गया कि 6th सेंचुरी BC में आयरन, भले ही हमें 1000 BC के समय से अगर आप बात करें तो उसके टूल्स एंड वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो मेजर यूज है वो किया गया 6th सेंचुरी BC के टाइम पर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आयरन का यूज किया गया, इस तरीके से प्लो और हार्वेस्टिंग टूल्स बनाए जा रहे हैं और उसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। देन बात हो रही है कि भाई इस समय पर अब ये जो नए नए स्टेट्स बन रहे हैं ये अपने आप को फेमस करने के लिए या एक तरीके से अपने ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए कई सारे कॉइन्स को मिंट कर रहे हैं। सो दिस टाइम वी सी द डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज जो समहाउ किसको फ्लरिश करवा रहा है? ट्रेड को फ्लरिश करवा रहा है। उसके साथ साथ यही वो समय है जहां पर कई सारे अर्ली स्टेट्स और सिटी जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं।
देन उसके साथ अगर हम बात करें तो भाई इस ही समय पर, ये जो 6th सेंचुरी बीसी है, यही वो समय है जहां पर क्या होगा कि दो नए रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है उसका इमर्जेंस देखते हैं और फिर उसका प्रोपगेशन भी हम इसी सेंचुरी में देखेंगे। ठीक, तो भाई ये जो नए रिलीजन है उनकी भी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो वो कुछ मेजर ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से 6th सेंचुरी बीसी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है इन द इंडियन हिस्ट्री। अब यहाँ पर बात हो रही है जनपद की या कुछ ऐसे अर्ली स्टेट्स की, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो भैया, मैं आपको क्या बता रही हूं कि इस समय पर जो आप सोसाइटी की अगर आप बात करेंगे तो ये एक तरीके से रूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। ठीक, तो भाई अगर हम बिल्कुल बेसिक यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो लोग थे वो फैमिली के फॉर्म में या जिसको कुल कहा जाता है उस यूनिट में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे हर जो घर है, हर जो फैमिली है उसके पास ऐसे कई सारे कुल होंगे। ठीक है, अब ये जो कई सारे कुल होते हैं ये सब मिलकर एक ग्राम बनाते हैं। ठीक है, कि एक ग्राम में रह रहे, एक विलेज में रह रहे कई सारी जो फैमिलीज हैं उनको एक कलेक्टिव यूनिट का नाम दिया गया विच वॉज नोन एज ग्राम। ठीक है, कई सारे ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे विश्व। ठीक, अब कई सारे विश्व जो हैं वो मिलकर बनाते हैं जन, और ये जो जन है, ठीक, अब ये जो जन है, क्योंकि ये जो समय है जहां पर क्या है कि भाई लोग जो हैं वो नोमैडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन द सर्च ऑफ रिसोर्सेज मूव करते रहते हैं। बट जब इन जन ने एक जगह पर रिसाइड होना शुरू किया, अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू करे, तो अब ये जो जन है ये कहलाने लगे जनपद। ठीक, तो वही जो जनपद टर्म है उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए, सो जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ जन, a people, clan or tribe sets its foot or settles. It is a word used in both Prakrit and Sanskrit. ठीक है, तो भैया जनपद क्या हुए, जनपद एक ऐसा रीजन हुआ, एक ऐसा लैंड हुआ जहां पर जन दैट मीन्स ट्राइब या फिर एक क्लैन, एक पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जाकर बसना शुरू हो जाएंगे और वहां पर रहना शुरू करेंगे। अब जब वो रहना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, वहां पर अपना एक तरीके से पॉलिटिकल यूनिट बनाएंगे और फिर जब पॉलिटिकल यूनिट बनेगा, अपने आप को एक्सपांड करेंगे, तो यही जो जनपद है ये आगे जाके बन जाएंगे क्या, महाजनपद। ठीक, आगे जाके जो जनपद है ये चेंज हो जाते हैं किसमें, महाजनपद में। ये चेंज हो जाएंगे महाजनपद में। ठीक, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं महाजनपद के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डिफरेंट टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं दैट देयर वर मेजर 16 महाजनपद्स। ठीक है, अब ये जो 16 महाजनपद्स हैं ये एंटायर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस तरीके से अगर आप देखिए इस मैप में फैले हुए हैं। ठीक है, अब इनका पॉलिटिकल नेचर किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं हम। तो अगर इनके पॉलिटिकल नेचर की बात करें तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जो एक ओलिगार्की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कई सारे ऐसे हैं मेजरली जो महाजनपद हैं वो मोनार्की के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मोनार्की क्या है और ओलिगार्की क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। मोनार्की अगर हम बात करें तो भाई ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पर जो डेफिनेट पावर होता है वो किंग के पास होता है और पूरा की पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किंग अपनी लीडरशिप में करेगा। ठीक है, तो यहां पर किंग वॉज द सोल अथॉरिटी। ठीक, और उन्हीं महाजनपद को कहा जा रहा है मोनार्कियल स्टेट्स या मोनार्कियल महाजनपद, जिसके एग्जाम्पल है अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गांधार, मगध एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद भी हुए जहां पर पावर सिर्फ एक किंग के पास ना होकर ग्रुप ऑफ किंग्स के पास है, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो मिलजुल कर कलेक्टिवली उस स्टेट को रूल कर रही हैं। ठीक, सो दीज ओलिगार्कीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गणा या फिर संघा, where power was shared by a number of men collectively called राजा। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर एक राजा ना होकर कई सारे राजा हैं और जो मिलकर कंसेंसस से उस पूरे स्टेट को चला रहे हैं। ठीक, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वज्जी और मल्ल जो हैं वो इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं, और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही इस तरीके से अगर आप बात करें तो इन्हीं गणराज्यों से या एक तरीके से आप बोल लीजिए संघ से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, चलो
अब अगर हम बात करें महाजनपद की, तो भाई ये जो 16 महाजनपद हैं ये सभी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है और इनमें कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं। तो भाई हर महाजनपद जो होगा उसके पास अपनी खुद की कैपिटल होगी और उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक तरीके से फोर्टिफाइड करके रखेंगे। देन हर महाजनपद, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अब ये इस चीज का डर है, इस चीज का कहीं ना कहीं अप्रहेंशन है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, तो इसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी ने अपने अपने स्टेट में एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो रखनी शुरू कर दी एंड दे रिक्रूटेड फ्रॉम द पीजेंट्री एंड द रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है कि भाई आर्मी रिक्रूट करी गई पीजेंट्री से और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी ब्यूरोक्रेसी को भी अपॉइंट किया गया। देन अगर हम बात करें कि भाई अब जब पूरा के पूरा एक तरीके से आप बोल लीजिए छोटे छोटे राज्य को आपको चलाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए और यही रूल्स या एक तरीके से आप बोल लीजिए कि कोड को एक तरीके से फॉर्मुलेट करने का काम दिया गया यहाँ पर ब्राह्मण्स को। सो ब्राह्मण्स लेट डाउन द नॉर्म्स फॉर द किंग्स एंड द अदर पीपल। ठीक है कि भाई ब्राह्मण जो हैं उन्होंने धर्म सूत्रा को कंपाइल किया, उसको बनाया और ये बताया कि अब जो लोग हैं उन्हें राजा की आज्ञा का पालन करना है और राजा भी समाज में सिर्फ और सिर्फ जो क्षत्रिय कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वही बनेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भाई इंडिया का जो एक तरीके का वर्ण सिस्टम होता है उसमें ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊपर होंगे, उसके बाद रखा जाता है क्षत्रियास को जो एक तरीके से वॉरियर क्लास होगी, उसके बाद होते हैं वैश्य जो एक तरीके से आप बोल लीजिए कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन हो, और सबसे लास्ट में अगर हम शूद्र की बात करें तो ये वो कम्युनिटी है जो बाकी अपर 3 वर्णास को सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ठीक, तो धर्म सूत्रास में ये बताया गया है दैट रूलर्स हैं दे वुड बी आइडियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्षत्रिय क्लास। और जब इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा तो कैसे ये जो रूलिंग क्लास है ये इस नोशन को चेंज करते हैं वो हम देखेंगे द नोशन ऑफ किंगशिप में। ठीक है, So, the function of the rulers were to collect the taxes and tributes from the people। कि भाई सीधी सी बात है कि जब इतने बड़े राज्य को चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए हुए है। अब जब आपको पैसा चाहिए है तो उस पैसे के लिए आपको अपने राज्य में रह रहे लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा और वो दूसरे राज्य या जिससे आप बोल सकते हो कि वो जो आपके डायरेक्ट डोमिनेंस में नहीं आ रहे हैं उनके से आप ट्रिब्यूट लेंगे। ठीक है, तो राजा कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए, अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्ट लोगों से, डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे टैक्स लेंगे और जो इनडायरेक्ट तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं उनसे यहाँ पे राजा जो है वो ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे। अब यहां पर इस मैप में हमें बताया गया है कि उस समय पर इंडिया में एग्जिस्टिंग 16 महाजनपद। ठीक है कि भाई वो ऐसे कौन से 16 महाजनपद जो इंडिया में थे और उनकी कैपिटल क्या है। ये जो मैप है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर जो लोकेशंस आती हैं वो इसी में से पूछी जाएंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर महाजनपद हमें दिख रहा है दैट इज गांधार और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कंबोज। ठीक है, तो गांधार की जो कैपिटल है वो है तक्षशिला और जो कंबोज है उसकी कैपिटल है पुष्कलावती। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि भाई वेस्ट से अब जो शिफ्ट है वो ईस्ट की तरफ देखा जा रहा है, तो अब ये जो पूरे सेटलमेंट से आप देख रहे हैं कि गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास बचने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर कुरु जिसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ या फिर पांचाल जिसकी कैपिटल है अचिंत्र, सुरसेन जिसकी कैपिटल हो गई मथुरा, एक और महाजनपद है मत्स्य, वत्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं अवंती देख सकते हैं, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, अंग, चंप, वंग, ऐसे कई सारे और सबसे इंपॉर्टेंट यस मगध। ठीक है कि भाई इस तरीके से 16 महाजनपद जो थे वो इस समय पर एग्जिस्ट हो रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए कहने को तो ये सारे 16 महाजनपद हैं, लेकिन इन 16 महाजनपद में से भी ऐसे 4 महाजनपद थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पावर को गेन किया। वो 4 थे मगध, वत्स, कौशल और अवंती। अब इन 4 में से भी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ, जिसने सबसे ज्यादा पावर गेन किया, वो रहा आपका मगध। अब मगध के पास ऐसा क्या था कि भाई 16 महाजनपद को हरा के वो सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पर महाजनपद बनता है और उसके साथ साथ वहीं पर भी जितने एम्पायर्स हैं उनका फ्लरिशमेंट आगे जाके यहाँ पर हम देखेंगे। तो बात करते हैं मगध की उस इंपॉर्टेंट फीचर्स की या उन फैक्टर्स की विच लेड टू द राइज ऑफ द मगध। ठीक है, तो चलिए भाई
सो बिटवीन द 6th and the 4th century BC मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। और उसकी जो अगर हम कॉजेस की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज है वो है फर्टाइल सॉइल, कि भाई अगर आप मगध को देखेंगे तो उसकी रीजन है प्रेजेंट डे, उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे बिहार वाला जो रीजन है वहां पर मगध जो था वो एग्जिस्ट करता था। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक तरीके से फर्टाइल एलुवियल प्लेन बना रही हैं। सो दिस समहाउ गेव द फर्टाइल सॉइल एंड विच इंक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस रीजन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई यहीं पर कई सारी अगर आप बात करें तो कई सारी आयरन माइंस या आयरन डिपॉजिट्स थे, और यही जो आयरन की अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से मगध में काफी अच्छे टूल्स और वेपन्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते थे। उसके साथ अगर हम देखें कि भाई मगध जो है वहां पर काफी एक डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, और उस डेंसली फॉरेस्टेड एरिया में काफी अच्छे नंबर्स में एलिफेंट मिलते हैं, और यही एलिफेंट जो हैं ये मगध की आर्मी में यूज किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, तो ये जो एलिफेंट है इन द फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी। ठीक है, कि भाई ये जो एलिफेंट है इनको यूज किया जाता था आर्मी में, जो कहीं ना कहीं मगध की जो आर्मी थी उसके पावर को इंक्रीज कर रही थी। देन बात करी जाए तो भैया गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग द चीप एंड द कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, कि भाई गंगा रिवर जो है उसकी वजह से काफी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड था, और उससे ट्रेड जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पर किया जाता था। देन सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ठीक है सारे रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो यहाँ के जितने भी किंग हुए वो सभी की सभी आप एक तरीके से बोल लीजिए दे वर वेरी पावरफुल एंड एम्बिशियस। सो द रूलर्स लाइक द बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, ये कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने एक तरीके से बोल सकते हो कि अपने मिलिट्री स्किल्स के थ्रू या एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू मगध का जो एक्सपांशन था वो एक बहुत अच्छे हद तक किया हुआ था। देन अगर हम बात करें तो शुरुआत में मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगृहा, विच इज द प्रेजेंट डे राजगीर। ठीक है, अब राजगृहा का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो दिस वाज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द किंग, मतलब कि राजा का घर है ना, राजगृह। लेकिन बाद में ये जो कैपिटल थी इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? पाटलिपुत्र में। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो राजगृह को इसलिए चुना गया क्योंकि भाई ये जो एक ऐसी सिटी थी जो एक तरीके से पांचों तरफ से एक हिल्स से कहीं ना कहीं सराउंडेड थी। तो वो जो हिल्स ने उसको सराउंड करके रखा था, फोर्टिफाइड करके रखा हुआ था, वो उसकी काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। लेकिन बाद में जब पाटलिपुत्र देखा गया जहां पर बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन, जब ट्रेड का ज्यादा आप एक तरीके से बोल सकते हो प्रोमिनेंस हुआ, तो अब जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र विच वाज अ मेजर कम्युनिकेशन सेंटर, वहां पर जो है वो शिफ्ट कर दी गई। ठीक, अब अगर हम बात करें अर्ली एम्पायर की तो यही जो मगध का रीजन है ये आगे जाकर यहाँ पर एक एम्पायर का इमर्जेंस देखते हैं विच इज द मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर की अगर मैं बात करूं सो दिस एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य इन द 321 BC। चंद्रगुप्त मौर्य अपने एक तरीके से बोल सकते हो एडवाइजर के थ्रू, अपने गुरु के थ्रू जिनका नाम था चाणक्य, उनकी हेल्प से महापद्मानंद या नंद डायनेस्टी को हराने के बाद यहाँ पर एक एम्पायर बनाते हैं जिसका नाम होता है मौर्यन एम्पायर। ठीक, नाउ ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल फ्रॉम, इनका जो एम्पायर था ये फैला हुआ था अफगानिस्तान से लेकर, मतलब कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वो, और हमारा पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है उस पूरे रीजन में जो मौर्यन एम्पायर था वो अपना एक्सपांशन कर चुका था। उसके बाद इनके जो सक्सेसर हुए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद इनके बेटे होते हैं बिंदुसार, और उसके बाद जो हैं जो इनके ग्रैंडसन हैं जो अशोक, जिसकी अभी हम उस इंस्क्रिप्शन में बात कर रहे थे, वो भी इस डायनेस्टी के, इस एम्पायर के सबसे प्रोमिनेंट रूलर साबित होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमें कैसे इस मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। We can find out about the Mauryas on accounts of Megasthenes, कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्शन था ग्रीक सेल्यूकस निकेटर्स के साथ, और उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा हुआ था इनके कोर्ट में जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहकर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है इंडिका, और उस इंडिका से हमें काफी अच्छे से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखा गया था।
उसके बाद जो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं या एक तरीके से आप बोल लीजिए एडवाइजर हैं चाणक्य, उन्होंने भी एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर एक बुक लिखी हुई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसके साथ साथ इसी समय पर क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म रिलीजन भी फ्लरिश कर रहे हैं तो कई सारे बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट भी हैं, उसके साथ साथ हमारे पुरानिक लिटरेचर भी हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक द ग्रेट के थ्रू लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सबसे ज्यादा हमारे लिए एक प्रोमिनेंट सोर्स है और ये इंस्क्रिप्शन लिखवाए किसके ऊपर थे, तो भाई कई सारे आप एक तरीके से बोल लीजिए रॉक थे, पिलर्स थे जिनके ऊपर यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन थे उनको यहाँ पर लिखवाया गया था। चलिए अब इस तरीके से अगर हम बात करें सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो कुछ सोर्सेज जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल हैं, कुछ यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक, तो स्कल्पचर्स और जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है उसको हम कंसिस्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, और उसके साथ कई सारे जो लिटरेरी सोर्सेज जिनकी हम अभी बात कर चुके हैं जैसे कि इंडिका ऑफ द मेगास्थनीज, चाणक्य की अर्थशास्त्र, और उसके साथ चाणक्य और जो कौटिल्य हैं वो एक ही पर्सन है। ठीक है, सो कभी कभी हम इसके चाणक्य भी बोलेंगे, कभी कभी कौटिल्य भी बोलेंगे, सो बोथ आर दी सेम पर्सनालिटी। और जो बुद्धिस्ट और जो जैनिस्ट पुरानिक लिटरेचर है वो भी हमें काफी अच्छे तरीके से मौर्यन एम्पायर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो जब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्यन एम्पायर में जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिसको यहाँ पर हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है अशोक। ठीक, तो ये जो किंग है अशोक, अगर हम इनकी बात करें सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर। ये एक पहले ऐसे हिंदुस्तानी राजा थे, ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले अपने जो मैसेजेस हैं, अपने जो ऑर्डर हैं, इन्हें इंस्क्राइब्ड करवाना शुरू किया, मतलब कि पत्थरों के ऊपर उन्होंने अपने मैसेजेस को लिखवाना शुरू किया हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो मैसेजेस हैं ये उन्होंने किस चीज़ के ऊपर लिखवाए, तो ये जो मैसेजेस थे ये अशोक ने लिखवाए हुए हैं नेचुरल और पॉलिश्ड रॉक्स के ऊपर। कि अब ये जो जितने भी मैसेज अपने मतलब अपनी प्रजा को देना चाह रहे हैं, अपने मंत्रियों को देना चाह रहे हैं कि भाई राज्य इस तरीके से होना चाहिए, उसमें इस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए आपको, तो ये सारे मैसेजेस जो हैं वो अशोक ने कई सारे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर जो गुफाओं में लगे हुए हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि अलग से पत्थरों का निर्माण करवाया, उन्हें पॉलिश करवाया कुछ इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अपने ये जो अलग अलग मैसेजेस हैं उसे उन्होंने लिखवाए हुए हैं। ठीक, अब बात करी जाए तो ये मैसेजेस किस चीज को इंक्लूड करते थे, सो अशोका यूज द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम द प्रिंसिपल्स ऑफ द धम्म। ठीक है, अशोक ने क्या किया भाई कि उनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने, जिसे वो धम्म कह रहे हैं, उस धम्म के प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाया हुआ था। क्या है वो प्रिंसिपल्स, तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो पहला प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। ठीक है, कि वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रजा है वो अपने बड़ों का क्या करे, सम्मान करे। दूसरी चीज, वी शुड हैव द जनरोसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड द अदर सेक्स। ठीक है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि जब आप किसी भी रिलीजन को, किसी फेथ को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ना सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए, मतलब ना सिर्फ अपने ही धर्म के लिए, बल्कि जो दूसरे धर्म जो अशोक के राज्य में है उन सभी के लिए आपके मन में क्या होना चाहिए, जनरोसिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीपल शुड हैव द काइंडनेस टू द स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स। ठीक है, कि आपके पास अगर आपके घरों में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं, जैसे लोग हैं जो आपकी सर्विसेज आपको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है, उनको भी आपको उनके साथ भी आपको ह्यूमैनिटी का ट्रीटमेंट रखना है, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। देन रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। ठीक है, तो अशोक जो है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ क्योंकि वो बुद्धिज्म में कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा हूँ और मैं अपने धर्म के प्रिंसिपल में ये आपको बताना चाह रहा हूं, तो मेरा ये मन नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करना शुरू कर दें और एक कम्युनल वायलेंस की चीज आ जाए। वो ये बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लोग जो हैं उन सभी के बीच में रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए और हर इंसान जो है वो अगले इंसान के रिलीजन को क्या करे, रिस्पेक्ट करे। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए कि ये अशोक के ये जितने भी एडिक्ट्स हैं इनके बारे में देखा गया कि ये एंटायर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जितना भी अशोक का एम्पायर था उस पूरे एम्पायर में जगह जगह पर कुछ इस तरीके से वाइडली अशोक के अलग अलग हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रीजन अशोक ने क्या किया हुआ है कि भाई अकॉर्डिंग टू द रीजन की वो जो इंस्क्रिप्शन है वो किस एरिया में लिखाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट जो है वो बदल दी जा रही है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखो
देखोगे तो हर जगह पर जो लैंग्वेज है इंस्क्रिप्शंस की वो सेम है, दैट इज प्राकृत प्राकृत प्राकृत। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे, मतलब जो स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की, तो वहां पर जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो प्राकृत लैंग्वेज में और उसके साथ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जा रहे हैं। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया की, तो वहां पर भी प्राकृत लैंग्वेज के साथ खरोष्टी लिपि में वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें अफगानिस्तान वाले रीजन की, तो वहां पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कांधार, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन देखेगा ये भी प्राकृत लैंग्वेज पे होने के साथ ग्रीक और अरमेक स्क्रिप्ट में लिखे जा रहे हैं। ठीक, अब ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल से बने हुए रॉक एडिक्ट दिख रहे हैं आपको, जहां पर आपको ट्राइंगल का मार्क दिख रहा है, वो सारे के सारे जो रॉक एडिक्ट हैं उन्हें मेजर रॉक एडिक्ट कहा जाएगा। और वहीं पर जब आप इस तरीके से स्क्वायर वाले रॉक एडिक्ट देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज द माइनर रॉक एडिक्ट। क्यों मेजर और क्यों माइनर? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो सारे एरियाज जहां पर आप बोल लीजिए कि कोई प्रोमिनेंट लोकेशन है, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि वो सारे एरियाज जहां पर हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल का साइन दिख रहा है, तो वो जितने भी ट्राइंगल वाले एरियाज हैं वो है मेजर रॉक एडिक्ट, और जहां पर आपको स्क्वायर का साइन दिख रहा है उन्हें कहा जा रहा है माइनर रॉक एडिक्ट। तो क्यों मेजर और क्यों माइनर? मेजर इसलिए क्योंकि ये जितने भी रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो आप एक तरीके से बोल लीजिए किसी भी प्रोमिनेंट लोकेशन पर या फिर किसी एक मेजर ट्रेड रूट पर ये लोकेटेड थे, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो इन रूट्स को पास कर रहे हैं, इन जगहों को पास कर रहे हैं, उनकी नजर इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, इन रॉक एडिक्ट्स के ऊपर पड़ रही है। और वहीं पर अगर हम माइनर रॉक एडिक्ट की बात करेंगे तो वो जो माइनर रॉक एडिक्ट है, यहां आप देख रहे हैं कि इंटरनल ऑफ द कंट्री, मतलब इंटरनल ऑफ द स्टेट कहीं ना कहीं ये लोकेटेड है। वहीं पर इस तरीके से जो आपको राउंड साइन दिख रहा है वो किसको बता रहा है? वो बता रहा है उनके पिलर एडिक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए हैं रॉक और पिलर के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर की। जहां पर हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आप देखिए कि इतना बड़ा एम्पायर है वो, ठीक है, तो इतने बड़े एम्पायर को जब आपको रूल करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो जरूर उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी। तो कैसे मौर्यन एम्पायर जो है उन्होंने अपने इतने बड़े एम्पायर को लंबे समय तक रूल किया हुआ है, एडमिनिस्टर किया हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहां पर बात हो रही है कि इस पूरे एम्पायर को रूल करने के लिए मौर्यंस ने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स को बनाया हुआ था। ठीक है, सो दिस होल एम्पायर वाज रूल्ड बाय और रूल्ड थ्रू दी 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से 5 अलग अलग प्रोविंसेस बनाए और उन प्रोविंसेस को जो अलग अलग प्रिंस होते थे वो रूल करते थे। ठीक है, उन्हें एज अ गवर्नर वहां पे भेजा जाता था और बाद में ये लोग जो हैं वो क्राउन की तरफ से, एम्परर की तरफ से इन जगहों को रूल करते थे। जैसे अगर हम अशोक की बात करें तो वो भी जहां पर पहले वो तक्षशिला में थे, फिर बाद में उन्हें वेस्टर्न पथ में ला दिया गया, जहां पर उन्होंने अवंती में वो रूल करने के लिए आए, फिर उन्होंने सांची का स्तूप बनाया। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप प्रोविंसेस देखेंगे, ये सभी प्रोविंसेस जो हैं वो अलग अलग क्राउन प्रिंस, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रिंस हैं वो यहाँ पर एज अ गवर्नर रूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 प्रोविंसेस के बारे में। पहला जो प्रोविंस है वो है सेंट्रल प्रोविंस विच इज दी मगध। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो उसका एक कैपिटल रीजन हो जाएगा, तो मगध का जो कोर रीजन है, सेंट्रल रीजन है, उसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाएगा। अब जब हम नॉर्दर्न प्रोविंस की बात करेंगे तो उसे कहा जाएगा उत्तर पथ और उसकी जो कैपिटल होगी वो होगी तक्षशिला। वैसे ही जब हम दक्षिण पथ की बात करेंगे तो इस दक्षिण पथ या सदर्न प्रोविंस की जो कैपिटल होगी वो होगी स्वर्णगिरी। ईस्टर्न या प्राच्य पथ की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल होगी तौशाली या कलिंग, और अगर वेस्टर्न या फिर आप बोल सकते हो कि अवंती पथ की अगर हम बात करें तो उसकी जो कैपिटल होगी वो होगी उज्जैनी। तो ये 5 जो प्रोविंस है, इनकी मदद से जो पूरा मौर्यन एम्पायर है उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और बढ़िया तरीके से उन्होंने उसे एडमिनिस्टर किया हुआ है। ठीक, अब अगर बोली जाए तो भाई स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था इनके ऊपर, अलग कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए थे। देन ये प्रोविंशियल सेंटर्स ऑल्सो इन्हें हेल्प कर रहे हैं टू मेंटेन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ठीक है, कि इन प्रोविंशियल सेंटर्स की मदद से अब पूरे एम्पायर में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रही है उनके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो इनका वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट है मौर्यन एम्पायर का वो है इनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी।
और उस आर्मी को भी मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कई सारी कमिटीज और सब कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया जो आर्मी की अलग अलग नीड्स को समय समय पर देखती थी और जो काम था एक तरीके से आप बोल लीजिए कि डिवाइडेड था। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ उसकी मदद से इतना बड़ा जो एम्पायर है उसे आसानी से रूल और एडमिनिस्टर किया जा पा रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अब सिर्फ आप रूल के थ्रू, पावर के थ्रू ही आप पूरे एम्पायर को यूनाइट नहीं कर रहे हैं। अशोक जो हैं उन्होंने अपने रिलीजियस प्रिंसिपल की मदद से भी लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करी हुई थी। तो अशोक जो हैं वो एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने क्या किया हुआ था भाई, ही अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिसर जिन्हें कहा गया क्या, धम्म महामत्तास। और ये जो धम्म महामत्तास है इन्हें अपॉइंट किया गया टू चेक, है ना, कि भाई पूरा एम्पायर जो है उसमें जो धम्म के प्रिंसिपल हैं वो सही तरीके से फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं और उन्हें प्रोपगेट करा जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो धम्म महामत्तास आर बेसिकली द स्पेशल ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड टू स्प्रेड और टू प्रोपगेट द धम्म प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेगास्थनीज की ये जो बुक है इंडिका, उससे हमने एक एक्सर्प्ट लिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे लोगों को अलग अलग ऑफिशियल अपॉइंट किए जा रहे हैं और उन अपॉइंटमेंट के थ्रू उन्हें अलग अलग काम दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए Here is an excerpt from the account of the Megasthenes of the great officers, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि जो राज्य है उसमें कई सारे ऐसे ग्रेट ऑफिसर्स होते हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो क्या करेंगे, वो सुप्रिटेंड द रिवर, मतलब कि नदी जो है उसका पानी कहाँ जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, किसके खेतों में पानी जाना है नहीं जाना है, वो जो पूरा काम है उसके लिए अलग से ऑफिसर अपॉइंट करे जा रहे हैं। कुछ जो होंगे वो लैंड को मेजर करेंगे, कुछ जैसे कि हाँ लैंड को मेजर करने का काम जैसे कि इजिप्ट में होता है। ठीक है, उसके पास एंड इंस्पेक्ट द सेल्यूज बाय विच द वाटर इज लेट आउट फ्रॉम द मेन कैनाल्स इनटू देयर ब्रांचेस। ठीक है, अब कुछ ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि भाई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका क्या काम है, जिनका काम ये है कि नदी से जो पानी निकल रहा है वो पानी उसकी नहरों से, उसके कैनाल से लोगों के खेतों में जा रहा है या नहीं जा रहा है सही तरीके से, तो उसका इनफ्लो देखना और उसका मैनेजमेंट देखना। तो ये इसके लिए भी क्या है, ऑफिसर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर अपॉइंट करे गए हैं। तो मोटी मोटी बात बोले तो इरिगेशन के लिए, है ना, वाटर सप्लाई के लिए भी यहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं जैसा कि इजिप्ट में हो रहा है। उसके बाद बात हो रही है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ पर चार्ज दिया जा रहा है किस चीज का, टू चेक अबाउट दी हंटमैन। ठीक है, जिन्हें ये काम करना है कि जो शिकारी वर्ग है जब वो हंटिंग करने जा रहा है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड किया जाएगा और जो लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये जो ऑफिसर्स हैं ये क्या करते हैं भाई, टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम इन्हें दिया जा रहा है, सुपरिटेंड करना है कि ये जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन स्टेट में चल रहे हैं उन ऑक्यूपेशंस के ऊपर नजर रखना, उनसे टैक्सेस लेना, जैसे कि वुड कटर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक्समिथ्स एंड दी माइनर्स। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है कि भाई क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है और उसमें वेराइटी ऑफ प्रोफेशंस है और उन वेराइटी ऑफ प्रोफेशंस के सुपरिटेंडेंट्स के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को, कई सारे मिनिस्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अर्थशास्त्र में ये बताया जा रहा है कि भाई अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कई सारी चीजें बता रही हैं। तो हमने जैसे देखा हुआ है कि भाई मौर्यन एम्पायर की अगर हम ग्रोथ की बात करें या मगधियन एम्पायर की अगर हम ग्रोथ की बात करें, सो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एलिफेंट इन देयर आर्मी। ठीक है, कि भाई आर्मी में क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उनकी जो आर्मी थी वो स्ट्रॉन्ग थी और उस वजह से वो अपने बाकी जितने भी कंटेम्प्रेरी एम्पायर्स थे या आप बोल लीजिए कि जो दूसरे पॉलिटिकल यूनिट्स थी उनको हराने में कहीं ना कहीं क्या हुए, कारागार साबित हुए। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन हाथियों को पकड़ने के लिए, एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए किन अलग अलग लोगों की मदद ली जाती है। ठीक है, चलिए So this is what says about how to capture elephants. Guard of elephant forces assisted by those who rear elephant. ठीक है, कि भाई जब हाथियों को पकड़ना जाएंगे तो वो लोग जो एलिफेंट फॉरेस्ट को गार्ड करते हैं, उसके साथ साथ वो लोग जो इन एलिफेंट्स को पालते हैं, उसके साथ साथ दोज हु एनचेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हाथियों के पैरों में जंजीर बांधेंगे। देन दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, जो उन वनों की जो बाउंड्रीज है उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सीमाओं की रक्षा करेंगे। एंड
दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो उन जंगलों में ही रह रहे हैं, एज वेल एज बाय दोज हु नर्स एलिफेंट, और उसके साथ साथ जो उन हाथियों की नर्सिंग का काम कर रहे हैं वो लोग, शैल विद द हेल्प ऑफ द 5 और 7 फीमेल एलिफेंट्स टू हेल्प इन द टेथरिंग वर्न्स, ठीक है, और उसके साथ साथ 5 से 7 हथनियों की मदद के साथ साथ इन जंगली हाथियों को कैप्चर किया जाता था। Traces were about the herds of the elephant by following the courses of the urine and left dung by the elephant, और हाथियों ने जो आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट डिस्कार्ड किया हुआ था उसकी मदद से वो एक तरीके से हाथियों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक सोर्सेज, अगर हम इस तरीके से ग्रीक सोर्सेज की माने तो द मौर्यन रूलर्स हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर्स, ठीक है, कि उनकी जो आर्मी थी, जो स्टैंडिंग आर्मी थी, उसमें 6 लाख फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, 30,000 कैवलरी हुआ करती थी, और 9,000 एलिफेंट जो थे वो उनकी आर्मी में प्रेजेंट थे। सम हिस्टोरियन कंसिडर दिस अकाउंट्स टू बी एग्जैजरेटेड, और कई सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो इस आर्मी में जो काउंट बताया गया है उसे एग्जैजरेटेड समझते हैं कि ये सच नहीं होगा, इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मौर्यन एम्पायर को इंडियन हिस्टोरियंस ने एक मेजर ब्रेक थ्रू माना हुआ था जब वो इंडियन हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। सो हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर? मौर्यन एम्पायर वॉज कंसिडर्ड एज अ मेजर लैंडमार्क, ठीक है, क्योंकि 19th सेंचुरी जब हमारा इंडिया आप एक तरीके से बोल लीजिए कॉलोनियल रूल में था, तो उस समय मौर्यन एम्पायर जैसे महान एम्पायर के बारे में पता चलना कि भाई इंडिया में भी इतने बड़े एम्पायर हैं जहां पर जो एक राजा है वो इतने बड़े रीजन को रूल कर रहा है और वो भी इतने बढ़िया तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो अभी तक एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव दिखाया गया था, इंडिया की जो जनता है उसे नीचे दिखाया गया ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू, तो अब वो जो चीज़ है, वो जो प्राइड है, अब वो वापस से हमारी आंखों में दिखने लगी और अब इंडिया के जो हिस्ट्री है उसे वापस से ग्लोरीफाई किया गया। ठीक, सो इन द 19th century इंडिया वॉज then under the colonial rule. So archaeological finds like the stone sculptures, the messages on the Ashokan inscription suggest that Ashok was a powerful, industrious and humble ruler. So it is not surprising that our national leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. ठीक है, तो इस वजह से आगे जाकर हमारे जो नेशनल हिस्टोरियंस जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, उन्होंने अशोक को आगे आने वाले कई राजाओं के रूप में, हमारे देश में आने वाले आगे कई सारे जो रूलिंग कमेटी आने वाली थी उनके लिए एक इंस्पायरिंग फिगर समझा गया था। और इसीलिए जब हम हमारे नेशनल एम्बलम्स को डिसाइड कर रहे थे तो उसमें हमने अशोक का जो चक्र है उसे लिया हुआ था। ठीक है, चलिए नाउ चीफ एंड किंगडम, दैट इज द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, कि अब धीरे धीरे कैसे राजा के लिए एक नया डेवलपमेंट देखा गया, कैसे कैसे नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। सो अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी। क्या होगा कि भाई कुछ लोग होते थे जो आपस में मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हमारे बीच में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन लेगा, और उस इंसान को नाम दिया गया चीफ। और वो जो चीफ होगा वो इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इन लोगों को वॉरफेयर में लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, इन लोगों से आप बोल लीजिए कि इनके जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको आर्बिट्रेट करेगा, और बदले में जो लोग हैं वो उसे ट्रिब्यूट या टैक्सेस को देने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे किंगडम बन रहे हैं, चीफडम बन रहे हैं, उनके जो हेड होंगे उन्हें कहा गया चीफ। सो चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी। ये जो होंगे चीफ, इन्हें जब चीफ की पोजीशन दी जाएगी तो इन्हें अपने ही कई सारे लोगों से, अपने ही किनफोक से सपोर्ट मिलेगा और तब जाकर इन्हें वो चीफ की पोजीशन जो होगी वो मिलेगी। नाउ हिज फंक्शन, क्या क्या काम करने होते थे चीफ को? तो सबसे पहले टू परफॉर्म द स्पेशल रिचुअल्स। ठीक है, कि भाई जितने भी स्पेशल रिचुअल्स हैं, कोई भी पूजा पाठ है या गहवन है, तो वो सारे की सारे जो इंपॉर्टेंट काम हैं, जो स्पेशल रिचुअल्स हैं, वो इन चीफ को परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ टू गिव द लीडरशिप इन द वॉरफेयर, आर्बिट्रेटिंग द डिस्प्यूट्स। ठीक है, कि अगर दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में उनके चीफडम में लड़ाई हो गई है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और जस्टिस प्रोवाइड करना। एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग हिज सपोर्टर्स। ठीक है, कि भाई दूसरे लोगों से गिफ्ट को लेना और उन गिफ्ट को अपने ही सपोर्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इन चीफ का होगा। ठीक, उसके साथ साथ, ठीक है,
तो यहाँ पे नो रेगुलर, ना तो इन लोगों के पास कोई अपनी रेगुलर आर्मी हुआ करती थी और ना ही कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी। अब इन्हीं अगर हम चीफ और चीफडम्स की बात करें तो इनका ग्रोथ देखा गया जनरली डेक्कन और साउथ वाले रीजन में। तो जब हम तमिल लिटरेचर पढ़ते हैं, दैट इज दी संगम लिटरेचर, तो इस संगम लिटरेचर से हमें साउथ इंडिया में प्रेजेंट, उस तमिलकम रीजन में प्रेजेंट 3 चीफडम्स के बारे में पता चलता है, जो होते हैं चोला, चेरा एंड पांड्यास। अगर चोला की बात करें तो ये जो चोलाज हैं ये रूल करते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु रीजन से। वहीं पर अगर पांड्यास की बात करें तो वो सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु से रूल करेंगे, और वहीं पर अगर बात करी जाए चेरास की तो वो प्रेजेंट डे केरला का जो रीजन है वहां से रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम डेक्कन वाले पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर सातवाहनास जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी सीई तक का ये जो समय है वहां पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, विच इज ओवर दी वेस्टर्न एंड दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। वैसे ही शक जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, इन्होंने इंडिया में आकर इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न और जो वेस्टर्न पार्ट था उस सब कॉन्टिनेंट को, उस एरिया को लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब हम कॉइन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कुषाण कॉइन्स बताए हुए हैं। अब धीरे धीरे और भी कई सारी डायनेस्टीज आएंगी जो अपने अपने कॉइन्स को यहाँ पर डिपिक्ट करने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुषाण्स की बात हो रही है। कुषाण्स जो कि ओरिजिनली चाइना के थे, लेकिन जब इन्होंने सेंट्रल एशिया के पार्ट को रूल किया तो एक्सपांड करते हुए उन्होंने इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से इंडिया के ऊपर रूल जो था वो स्टैब्लिश किया हुआ था। तो कुषाण्स हु बेसिकली बिलोंग्स टू द यूची क्लैन, यहाँ पर जब बात हो रही है तो कुषाण्स हु केम इन इंडिया टू रूल फ्रॉम द 1st सेंचुरी बीसी टू 1st सेंचुरी सीई, उन्होंने इंडिया में आकर एक बड़े किंगडम को बनाया और जो कि सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया तक स्ट्रेच होता था। ठीक है, अब इनकी बात करें तो भाई जब ये कुषाण इंडिया में रूल करने के लिए आते हैं तो इन्होंने अपने साथ एक नोशन लेकर आए हैं विच इज द डिवाइन किंगशिप ऑफ द रूल। ठीक है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई राजा जो है उसे ईश्वर ने कहीं ना कहीं ये राइट दिया हुआ है टू रूल द पीपल। ठीक है, कि राजा जो है वो ये बता रहे हैं कि हम जो हैं धरती पर ईश्वर के भेजे हुए रूप हैं आपके लिए, और हमें भगवान के तरफ से, हम भगवान के कहीं ना कहीं इक्वलेंट है, हम भगवान के कहीं ना कहीं समतुल्य है, और इसीलिए हम जो आपको जो भी ऑर्डर देंगे, हम आपसे जो भी चीजें मांगेंगे वो आपको हमें देना पड़ेगा। और इसी डिवाइन किंगशिप को बताने के लिए जो कुषाण किंग्स हैं उन्होंने ऐसे कई सारे बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए हुए हैं और उन्हें मंदिरों में इंस्टॉल करवाया हुआ है। साथ ही साथ ये जो कुषाण किंग्स है दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज अ गॉड एंड अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक देवपुत्रास। ठीक है, विच मीन्स द सन ऑफ द गॉड इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस चाइनीज रूलर। ठीक है, कि चाइना में जिस तरीके से जो रूलर्स थे वो अपने आप को सन का कहीं ना कहीं हायर मानते थे, डिसेंडेंट्स मानते थे, वैसे ही इंडिया में भी जब कुषाण रूल करने के लिए आए हुए हैं तो उन्होंने भी अपने आप को गॉड का सन या फिर गॉड का एक सक्सेसर माना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद द नोशन ऑफ किंगशिप दे वांटेड टू कन्वे एज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, कि जैसा अभी हमने इस तरीके से आप स्टैचू में भी देख सकते हैं कि ये जो बड़ा सा एक स्टैचू है इसे इंस्टॉल किया गया एक मंदिर में। ठीक है, वैसे ही जहां पर जब हम इस कॉइन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर एक तरफ जहां पे कुषाण किंग की इमेज होगी उसके रिवर्स साइड पर एक भगवान की भी इमेज होगी, जो क्या बता रहा है, जो कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंट स्टेटस बता रहा है बिटवीन द किंग एंड द गॉड। ठीक, Now, huge statue of the Kushan rulers have been found in the UP and Afghanistan. ठीक है, तो जैसे कि मथुरा है, पुरुषपुर है, ऐसे कई सारे रीजन्स थे जहां पर इस तरीके से ये जो बड़े बड़े स्टैचूज हैं वो कुषाण किंग के मिले हुए हैं जो वहां पर मंदिरों में इंस्टॉल करे गए थे। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से एक और किंग की, एक और डायनेस्टी की बात करते हैं विच आर दी गुप्ता रूलर्स। तो जब हम गुप्त रूलर की बात कर रहे हैं तो गुप्त डायनेस्टी के बारे में अगर हम उनके सोर्सेज की बात करेंगे तो उनके बारे में हमें कई सारा लिटरेचर मिला हुआ है, कॉइन्स मिले हुए हैं और इंस्क्रिप्शंस जो उन्होंने प्रशस्ति के फॉर्म में लिखवाए हुए हैं, उन इंस्क्रिप्शन से भी हमने गुप्त पीरियड के बारे में बहुत सी चीजें जानी हुई हैं। तो अगर प्रशस्ति की बात करें तो प्रशस्ति आर दी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन जहां पर राजा जो है वो अपने आप की प्रशंसा करता है, अपनी तारीफ करता है और ही ट्राई टू इयोलाइज हिमसेल्फ। ठीक है, तो जैसा कि समुद्र गुप्त ने जो लिखवाई हुई है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, जो अशोक का इलाहाबाद पिलर था, उसी पिलर के ऊपर समुद्र गुप्त ने भी अपनी जो एक प्रशस्ति लिखवाई हुई है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें गुप्त पीरियड के बारे में प्रोवाइड कर रही है। ठीक, अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे लिखा हुआ है, इसे बनवाया हुआ है किसने, समुद्रगुप्त के जो एक कोर्ट पोएट है हरिसेन। तो हरिसेन जो है, जो कि एक पोएट है, उन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ में एक बड़ी सी एक पोयम लिखी हुई है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहकर प्रयाग में, इलाहाबाद में जो पिलर है उसके ऊपर उसको इंस्क्राइब्ड करवाया गया था। ठीक, अब उसके साथ साथ अगर बताया जाए तो भाई गुप्ताज ने ये देखा कि उन्हें
जब एम्पायर एक्सपांड करने लगा तो उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि भाई इतने बड़े एम्पायर को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट रूल के साथ स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से उन्होंने अपने रूल को स्टैब्लिश करने के लिए कई सारे इनडायरेक्ट रूलर्स को, या आप बोल लीजिए लोकल रूलर्स को अपॉइंट किया था, जिसे वो कह रहे थे सामंत। ठीक, तो सामंत आर दी पीपल who manage themselves by the local means and had control over the land। ठीक है, ये जो सामंत होंगे ये क्या करेंगे कि जो लैंड होगा उसके ऊपर लोकली कंट्रोल रखेंगे और अपने जो एलिजियंस हैं वो गुप्ता रूलर्स को सबमिट करेंगे। अब बदले में इन सामंतों को क्या करना है कि भाई इन्हें समय समय पर अपने गुप्त रूलर को टैक्सेस देना है, होमेज देना है, ट्रिब्यूट देते रहना है, और जब भी गुप्ता रूलर्स को अटैक करने के लिए मिलिट्री सपोर्ट की नीड होगी तब भी ये जो सामंत है ये अपनी सेना लेकर गुप्त रूलर की तरफ से लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये देखा गया कि भाई वो सामंत जो आप एक तरीके से बोल लीजिए स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे किंग बनते गए, और वो सामंत जो वीक हैं वो धीरे धीरे और उनकी जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे और ज्यादा डिक्रीज होती गई। तो ये जो वाइस वर्सा हो रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जो वीक है वो और अपने डिक्लाइनिंग फेज पे जाता जाएगा। उस तरीके से जो पोजीशन में चेंज है वो यहाँ पर हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अभी तक हम जिस प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं उसी प्रयाग प्रशस्ति से जो एक एक्सर्प्ट है वो यहाँ पर हमें सोर्स बनकर हमारे सामने आया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। सो दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ पर हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिख रहे हैं उसकी बात करते हैं। सो ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट, ही इज वॉट, ही इज समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो समुद्रगुप्त हैं, अगर इनके बारे में हरिसेन ये कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसे इंसान है, ये एक ऐसे आदमी हैं जिनके लिए धरती पर कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो इतने पावरफुल हैं कि धरती पर कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। ठीक, उसके बाद ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड्स ऑफ मेनी गुड्स क्वालिटीज अडॉर्न्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शन। ठीक है, कि जहाँ पर बात हो रही है कि भाई समुद्रगुप्त ऐसे राजा हैं जिनके पास हजारों, आप बोल सकते हो 100 की क्वांटिटी में कई सारी गुड क्वालिटीज यहाँ पर उनके पास हैं। ठीक है, और इन्हीं गुड क्वालिटीज की मदद से उन्होंने ही हैज वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ द अदर किंग्स विद द सोल ऑफ हिज फीट, और इन्हीं गुड क्वालिटीज की मदद से उन्होंने अपने पैरों के सोल से कई सारे राजाओं की जो फेम थी उसको मिटा चुके हैं। ही इज पुरुष, उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें एक पुरुष, एक महान पुरुष कहा जा रहा है। हु इज द सुप्रीम, द सुप्रीम बीइंग, पुरुष मतलब कि एक परम पुरुष आप बोल सकते हो, जिन्हें मतलब एक महान आदमी के थ्रू इन्हें बताया जा रहा है। ये बीइंग दैट ही इज बीइंग द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड। ठीक है, कि भाई वो एक ऐसे इंसान है जो अच्छे के लिए उसकी प्रॉस्पेरिटी का कारण और बुरे के लिए उसके डिस्ट्रक्शन का कारण है। ठीक है, सो ही इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। ही इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि वो एक ऐसे इंसान है जिसे समझा जाना, जाना जाना काफी मुश्किल है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ही इज वन हुज टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी, कि वो एक ऐसे इंसान है जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ डिवोशन और ह्यूमिलिटी से जीता जा सकता है। ही इज पोजेस्ड ऑफ द कंपैशन, वो जो है उनके दिल में कंपैशन है, दूसरों के लिए आप बोल सकते हो कि सहानुभूति है। ही इज द गिवर ऑफ मेनी 100,000 काउ, है ना, कि वो काफ़ी ज़्यादा गौदान करते हैं, कई सारी गाँव जो गाय हैं उनका उन्होंने दान किया हुआ है। देन हिज माइंड हैज़ रिसीव द सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मीजरेबल। क्या करते हैं भाई कि उनका जो दिमाग है वो समय समय पर उन्हें जो मीजरेबल लोग हैं समाज में, जो पुअर हैं, जो फॉरलॉर्म्स हैं या जो सफरिंग पीपल हैं, उनको उनकी सफरिंग से बाहर निकालने के लिए वो काम करते हैं। उसके बाद हरिसेन ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक ऐसे गॉड हैं जिन्हें यहाँ पर इक्विवेलेंट रखा गया है, किसके, अलग अलग गॉड्स के। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई समुद्रगुप्त अगर बात करें तो कुबेर जो कि धन के गॉड हैं, जो धन के मतलब गॉड ऑफ वेल्थ, उनके यहाँ पर इक्वल रखा गया है। समुद्रगुप्त को वरुण द गॉड ऑफ द ओशन की इक्वल रखा गया है, इंद्र द गॉड ऑफ द रेन एंड द यम द गॉड ऑफ द डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई समुद्रगुप्त ऐसे राजा हैं जिनके पास अतः धन है ना, वो चाहे तो कभी भी वर्षा कर सकते हैं, वो चाहे तो कभी भी आप बोल सकते हो कि एक तरीके से भाई किसी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी का कारण बन सकते हैं,
और अगर वो किसी के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो किसी के लिए भी उसकी मौत का कारण मतलब कि यम बन के भी उसके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राजा जो हैं वो अपने कोर्ट पोएट की मदद से अपनी जो प्रजा है और आने वाले समय की जो दूसरी जनरेशन है उनके बीच में अपनी तारीफों के एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पुल बांध रहे हैं। ठीक है, अब यहां तो बात हो गई कि भाई राजा जो है वो अपनी प्रजा को क्या बताना चाहते हैं। अब प्रजा राजा को लेकर क्या समझती है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो अ चेंजिंग कंट्री साइड मतलब कि जो लोग हैं, जहां पर लोग अपने राजाओं के बारे में क्या परसेप्शन रख रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो अ पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग, स्टोरीज वर कंटेंट इन एंथोलॉजीज लाइक जातक एंड पंचतंत्रास। ठीक है, हमने क्या देखा कि भाई जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वो जनरली राजाओं के थ्रू, किंग के थ्रू लिखवाए हुए थे। अब जो कॉमन मास सोच रही है, जो कॉमन मास की थिंकिंग है, वो अगर हम देखें तो वो हमें मिलती है कुछ लोकल स्टोरीज के फॉर्म में, जैसे कि जातक और पंचतंत्र। तो भाई देखो, ये जो जातक है ये हमें बुद्ध के जन्म की ये जो प्रीवियस स्टोरीज हैं उनके बारे में हमें बता रही हैं। तो वैसे ही एक जातक जिसका नाम है गंडतिंदुस जातक, ये बता रही है किंग का जो उसके सब्जेक्ट्स के साथ जो बैड बिहेवियर है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि अब क्योंकि राजा जो हैं वो अपने अनलिमिटेड एक्सपांशन के लिए अपने ही सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, और उस टैक्स से बचने के लिए अब जो लोग हैं वो अपने राजा को पसंद नहीं करते और जंगलों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कंडीशन ऑफ द वर्क्स ऑफ अ बैड किंग वर डिस्क्राइब बाय द गंडतिंदुस जातक एंड द किंग फिल्ड देयर ट्रेजरी बाय हाई टैक्सेस एंड फॉर दिस द प्रेजेंट ऑलवेज वर अंडर ऑपरेशन and kept themselves safe under the forest। तो इस जातक से, इन स्टोरीज से हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि there was a strained relationship between the king and the subjects, और किंग जो थे वो अपनी प्रजा से, अपनी जनता से बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस को डिमांड करते थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अपोज करते थे। अब देखा यह जाएगा कि भाई भले ही पीजेंट इस चीज को अपोज करे लेकिन टैक्स तो जरूरी है राज्य चलाने के लिए। तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अब धीरे धीरे राजा जो हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। सो देयर वाज स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो अब हम उन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिनकी मदद से इस समय पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा था। तो सबसे पहले जिस चीज़ की बात करी गई है वो ये कि अब क्योंकि आयरन जो है उसकी डिस्कवरी हो चुकी है इस समय में, तो अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वुडन प्लग, अब जो किसान है, जो पीजेंट्स है, दे आर यूजिंग द आयरन टिप प्लो शेयर टू टर्न द सॉइल। ठीक है, कि उसकी मदद से क्या किया जाएगा कि भाई ये जो आयरन का प्लो है उसकी मदद से आसानी से मिट्टी को पलटा जा सकता है, और ज़्यादा समय तक ये जो मिट्टी है, अब वो भले चाहे गीली हो या आप बोल सकते हो एलुवियल सॉइल है, उसमें आसानी से ये जो आयरन फ्लो है वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ बात की जा रही है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पैडी प्लांट, कि भाई पहले जो होता था जब चावल की खेती होती थी तो राइस को ऐसे नॉर्मली स्कैटर्ड कर दिया जाता था और जो प्लांट है या जो सेपलिंग्स है वो ग्रो कर जाती थी, बट उससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं होता था। अब उसकी जगह पर एक ट्रांसप्लांटेशन की मेथड अप्लाई की जा रही है, जहां पर पहले सीड्स जो होंगी उनको स्कैटर करके सेपलिंग बनने दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस से रीप्लांट किया जाएगा या वापस से उन्हें लगाया जाएगा, जिस मेथड को ट्रांसप्लांटेशन कहा गया, जो यूज किया जाता था पैडी कल्टीवेशन में। और इस मेथड से अब जो है वो राइस का कल्टीवेशन अच्छा खासा होने लगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन जो था वो राइस में देखा गया। देन अब वो एरियाज जो एरिड हैं या सेमी एरिड हैं वहां पर हो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। सो हो एग्रीकल्चर वाज ऑन द हिली रीजन इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके साथ साथ राजा जो हैं इन एरियाज में कहीं ना कहीं, ताकि पानी की कमी ना हो, तो उन पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके से इरिगेशन की अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कैनाल्स का बनवाना या जैसे कि रिजर्वॉयर्स का बनवाना। तो वो जो चीज़ है वो भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सो अरेंजमेंट वर मेड फॉर द इरिगेशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा कि भाई रुद्रदमन जो है उन्होंने जब सुदर्शन लेक का कहीं ना कहीं रिपेयरमेंट करवाया हुआ था, उसे रिपेयर करवाया हुआ था, तो उस चीजों को उन्होंने बकायदा अपना जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था उसमें उन्होंने मेंशन करवाया हुआ था। ठीक है, चलिए
अब ये जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई तो इन जरूरी नहीं है कि भाई ये जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है इनका अच्छा इफेक्ट समाज के हर ग्रुप के ऊपर पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई समाज में सिर्फ वही इंसान ग्रो कर सकता है जिसके पास इन टेक्नोलॉजीज को अवेल करने के लिए पैसा होगा या फिर जमीन होगी। तो अब वो लोग समाज के जो इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके धीरे धीरे अमीर होते गए, वो समाज में उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता गया, और जो इन टेक्नोलॉजीज को अवेल नहीं कर पाए वो धीरे धीरे और ज्यादा पुअर बनते जाएंगे। तो यहां से अब जो है हम समाज में सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड देखेंगे। सो देयर विल बी अ डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, जिससे ये देखा जाएगा कि एग्रीकल्चर बूस्ट होने के कारण अब समाज में कुछ लोग जो हैं वो अमीर बनेंगे और बाकी लोग जो हैं वो धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ इंक्लाइन होते जाएंगे। सो विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन द डिफरेंसेस अरोज अमंग द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर। जहां पर अगर ये बात करी जाए कि कुछ लोग जो हैं वो अमीर बनते हैं जिन्हें गृहपति कहा जा रहा है ना, तो ये बताया जाएगा कि भाई अब जो है समाज में कुछ लोग जो हैं वो लार्ज लैंड ओनर्स बन चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो स्मॉल पीजेंट्स बन चुके हैं, और कुछ लोग जो इन चीज़ों को, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन टेक्नोलॉजीज़ को अवेल नहीं कर पाए वो और ज़्यादा पुअर होकर अब वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही रह गए हैं। ठीक है, तो अब समाज में कुछ इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन देखा जा रहा है जहाँ पर जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनकी समाज में, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस हाई है इसलिए उनका सोशल स्टेटस भी हाई होगा। वैसे ही स्मॉल पीजेंट्स, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल है तो सोशल स्टेटस भी मिडिल होगा, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही टाइप का जो स्टेटस है वो नीचे रख दिया जाएगा। ठीक, अब ये जो समाज के जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं इन्हें कहा जाता था पाली लैंग्वेज में गृहपति। सो गृहपति वाज यूज्ड इन द पाली टू डिस्क्राइब द सेकंड एंड द थर्ड ग्रुप। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं और उसके साथ में जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उन दोनों ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, उन्हें आप बोल लीजिए कि गृहपति कहा जाएगा। ठीक है, सो द लार्ज लैंड ओनर्स एज वेल एज द विलेज हेडमेन, दीज पीपल हैव द हेरिडिटरी पोजीशन, इमर्ज एज द पावरफुल फिगर्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर कल्टीवेटर्स। तो ये जो गृहपति होंगे, ये जो लार्ज लैंड ओनर्स होंगे, इनकी जो पोजीशन होगी वो भी हेरिडिटरी होगी कि भाई एक जमींदार के बाद उसका बेटा जमींदार बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा जमींदार बनेगा, तो इनकी पोजीशन भी हेरिडिटरी होगी। समाज में जो इनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी हमेशा हेरिडिटरी के तरीके से सेम ही रहेगा, और ये समाज के जो लोअर इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छा खासा डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस जो है वो बनाकर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन बताई हुई है गृहपति की, चलिए उसके बात करते हैं। सो गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ये बताया गया है कि भाई क्योंकि समाज में जब ये समाज बन रहा था तो उसकी जो एक सोशल यूनिट, जो एक इमीडिएट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कहा गया, वो कहा गया घर को या परिवार को। ठीक है, तो अब उस परिवार का जो हेड है उसे कहा जाएगा गृहपति, गृहपति। ठीक है, so गृहपति was the owner, master or head of the household who exercised control over the women, children, slave and other workers who shared a common residence। ठीक है, तो वो सारे लोग जो एक ही घर में रह रहे हैं उन सभी का जो मास्टर होगा, ओनर होगा, वो होगा गृहपति। Then he was also the owner of the resources like land, animals and other things that belong to the household। ठीक है, उसके साथ साथ घर के जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स का भी ओनर वह गृहपति ही होगा। Then sometimes the term was used as the marker of the status for men belonging to the urban elites, including the wealthy merchants। ठीक है, कि शुरुआत में तो ये देखा गया कि भाई गृहपति या गृहपति जो टर्म है वो मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड को कहा जाता था, लेकिन बाद में जब अर्बन एलिट्स, जिन्हें आप वेल्दी मर्चेंट्स बोल सकते हैं, अच्छे खासे व्यापारी बोल सकते हैं, तो उनके लिए भी गृहपति जैसा टर्म जो था वो आगे जाकर यूज किया जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जैसे जैसे समाज में आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा तो उससे धीरे धीरे इकोनॉमिक डिवाइड भी सोसाइटी में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस ही ना सिर्फ अगर हम इस इकोनॉमिक डिवाइड की बात करें तो ना सिर्फ ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया की सोसाइटी में बल्कि सदर्न इंडिया में भी कुछ इस ही तरीके की चीजें समाज में देखी जा रही है, जिसके बारे में पता लगता है संगम टेक्स्ट से। सो संगम टेक्स्ट डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ पीपल दोज लाइक लिव्ड इन द विलेज। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग हैं उन्हें डिवाइड किया गया है, वैसे ही संगम सोसाइटी में, संगम विलेज सोसाइटी में जो लोग गांव में रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो 10 डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ओवर द लैंड। ठीक है, कि ये बताया गया कि समाज में वो लोग जिनका इन
रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होगा, उनके अकॉर्डिंग उनका जो स्टेटस है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जिनके पास लैंड के ऊपर कंट्रोल है, जिनके पास लेबर के ऊपर कंट्रोल है और जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल है, वो धीरे धीरे समाज में अमीर बनते जाएंगे, और जिनका इन चीजों के ऊपर कम या बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो समाज में सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में नीचे गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे नॉर्दर्न इंडिया की, तो वैसे ही यहाँ पर सदर्न इंडिया में भी इन टर्म्स के बारे में हमें बताया है। जैसे कि अगर बात करी जाए लार्ज लैंड ओनर्स की, तो उन्हें संगम लिटरेचर में वेलालर कहा जाएगा। वहीं पर अगर हम प्लोमैन या फिर स्मॉल पीजेंट्स की बात करें तो उन्हें उजावर, और जो स्लेव्स है उन्हें आदिमई कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया कि भाई ये जो सोशल डिवाइड है ये ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी उसी तरीके से प्रेवलेंट था, ठीक है। चलिए अब बात हो रही है टाउन्स एंड ट्रेड्स की, कि भाई धीरे धीरे ये देखा गया कि अब जब समाज में, विलेज कम्युनिटी में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा है, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग गरीब हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ धीरे धीरे टाउन्स का भी डेवलपमेंट होगा और ट्रेड भी धीरे धीरे फ्लरिश होनी शुरू हो जाएगी। तो जब कहीं ना कहीं लैंड जो है वो लैंड जो है वो एक्सेस में देखा गया, तो एक्सेस में होने के कारण अब इस लैंड को लोग जो हैं वो डोनेट करना शुरू करेंगे, और उस डोनेशन को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसे लोग जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं, तो इतने बड़े डोनेशन को वो कहीं ना कहीं मेंशन या फिर लिखवाना शुरू करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स, वो इंस्क्रिप्शन जिनके ऊपर इन लैंड के ग्रांट की बात करी जा रही है, उन इंस्क्रिप्शंस को लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन कहा जा रहा है, जो हमारे लिए इस समय की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में साबित हो रहे हैं, ठीक है। सो लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स, सो फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द सी लैंड ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब ये इंस्क्रिप्शंस, ये जो लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शंस थे, ये जनरली किस मटेरियल के ऊपर लिखे जाते थे? तो भाई ये लिखे जाते थे स्टोन के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट्स के ऊपर। अब ये लैंड ग्रांट्स दिए किसे जाते थे? तो ये लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ब्राह्मण्स को और सामंतों को, ठीक है। तो देखा गया कि भाई जो राजा होगा वो अपने पास जब उसकी जो जमीनें होंगी उन जमीनों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देगा, ब्राह्मण्स को देगा। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि भाई राजा जो है वो धर्म कार्य में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, और इसीलिए वो क्या करता है, धर्म के लिए अपनी जमीन को, अपने लैंड को दान कर रहा है। और उसके साथ साथ उसके पास जो जमीन है उसको जब वो अपने पावर को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो सामंत को भी इस तरीके से लैंड ग्रांट दिया करेगा। अब ये जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए, ये जो लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शन थे, ये जनरली या तो संस्कृत लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट थी, और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो तमिल और तेलुगु जैसी जो लैंग्वेजेस हैं जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट थी, उनमें भी इस तरीके से लैंड ग्रांट लिखवाए गए थे, ठीक। अब वैसे ही जो एक विलेज जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता है, उसे कहा जाता है अग्रहारा। तो चलिए अग्रहारा की बात करते हैं। सो एन अग्रहारा वाज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। अग्रहारा एक वो जमीन है, उस तरीके की जमीन है जो जनरली दान में दी जाती है ब्राह्मण कम्युनिटी को, who was usually exempted from paying land revenues and other dues to the king, ठीक है। और इस तरीके की जो जमीन होगी इसके ऊपर ना तो राजा कोई टैक्स लेगा और ना ही ब्राह्मण समाज को किसी भी तरीके से उस लैंड को यूज करने के लिए कोई भी टैक्स देना होगा। एंड वॉज ऑफन गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, ठीक है। और बदले में जो ब्राह्मण को उस लैंड को डोनेट किया जाएगा उसके पास ये पावर आ जाएगा कि भाई अब वो जो है वो राजा के बिहाफ में, या फिर आप बोल लीजिए राजा की जगह, खुद जाकर उस लैंड से टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अग्रहारा एक तरीके का लैंड हो गया जहां पर राजा जो है वो अपने लैंड राइट्स को डिमोलिश करके, खत्म करके अपने लैंड राइट्स को किसे दे रहा है? ब्राह्मण्स को दे रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इन लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं कि भाई ये जो लैंड ग्रांट्स है, अब ये ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल्स के भी बारे में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहां पर समाज की जो एलीट रूलिंग फीमेल्स हैं वो भी लैंड ग्रांट्स यहां पर कर रही हैं। तो यहां पर बात हो रही है प्रभावती गुप्त की, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त वाज अ गुप्त प्रिंसेस एंड अ वकाटक क्वीन। ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बेटी होती हैं और इनकी शादी होती है वकाटक डायनेस्टी के एक रूलर के साथ जो कि डेक्कन से रूल कर रहे हुए थे। अब जैसे ही इनकी शादी होती है तो शादी के बाद थोड़े ही समय बाद इनके जो पति होते हैं उनकी मृत्यु
प्राप्ति हो जाती है और अपने बेटे की रेजेंट बनके ये वहां पर रूल करती हैं। तो जस्ट एज अ क्वीन, क्योंकि ये एक रानी है और रानी होने के कारण इनके पास रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन है, तो बीइंग अ क्वीन अब ये क्या कर रही हैं, लैंड को ग्रांट कर रही हैं। और हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई उस समय भी कुछ रानियां, कुछ फीमेल ऐसी थी जिनके पास लैंड जो है वो अक्यूमुलेटेड है और उनके पास ये राइट्स हैं कि उस लैंड को वो कहीं ना कहीं डोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट, विमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू द रिसोर्सेज एज द लैंड। ठीक है, अगर हम मनुस्मृति जैसे संस्कृत टेक्स्ट की बात करें तो वहां पर तो ये बताया गया है कि भाई क्योंकि फीमेल जो हैं उनके पास अपना खुद का कोई रिसोर्स नहीं हो सकता, उनके पास अपने खुद के कोई एसेट नहीं हो सकते। उन्हें एक बार जब शादी होगी तो शादी के बाद जो भी स्त्री धन मिलेगा, जो भी शादी के बाद आप बोल सकते हो कि जो उनकी फैमिली उन्हें गिफ्ट देगी वही उनके एसेट होंगे, उसके अलावा वो कभी भी एसेट्स को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। बट जब हमें ये चीज पता चली कि भाई प्रभावती एक ऐसी रानी है जिन्होंने स्त्री होते हुए भी लैंड को ग्रांट किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज के हमें एक्सेप्शन के बारे में बता रही है कि भाई जरूर ऐसा होता होगा कि ये जो रूल है ये एक्सेप्शनल है, किसके लिए, रूलिंग एलिट्स के लिए। ठीक, सो बट द इंस्क्रिप्शन एडिक्ट दैट द प्रभावती हैड एक्सेस टू द लैंड व्हिच शी ग्रांटेड, और इन्फ्रेंस हमें इससे ये पता चलता है दैट इट सीम्स दैट दिस रूल वाज नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड। मतलब समाज का अगर कॉमन इंसान की बात करें, कॉमन जनता की बात करें, तो उनके ऊपर तो ये रूल इंप्लीमेंटेड है कॉमन फीमेल के लिए कि भाई आप जो हैं वो प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट नहीं कर सकती। बट जब एज अ क्वीन बात कर रहे हैं तो आप ये जो क्वीन है, क्योंकि आप क्वीन है तो आपके पास प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन हो सकता है और इस वजह से आप उस प्रॉपर्टी को ग्रांट भी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बात करते हैं कि ये जो लैंड है इसे ग्रांट क्यों किया जा रहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी जमीनों को दान दे रहे हैं। तो अगर हम लैंड ग्रांट के पर्पस की बात करें तो जनरली ये लैंड ग्रांट्स करे जाते थे टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर। हमने क्या देखा हुआ है बेटा कि भाई ये जो एग्रीकल्चर है इससे ही ये कहीं ना कहीं एक मेन स्टे है, एक मेन इकोनॉमिक स्टे है किसी भी राजा की इकोनॉमी का। ठीक है, तो जस्ट टू इंक्रीज द टैक्सेशन, अब जो राजा है उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने नए नए एरियाज पर कल्टीवेशन करवाना शुरू किया और एरियाज पर कल्टीवेशन करवाने के लिए उन एरियाज को ग्रांट किया जाने लगा। ठीक, उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि भाई ये जो चीफ है, ये जो किंगडम है, इनको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कई सारे एलीज की जरूरत थी, कई सारे लोगों के फेवर की जरूरत थी और इस वजह से कई सारे फेवर को इकट्ठा करने के लिए टू विन द एलीज ये जो लोग थे ये क्या कर दिया करते थे, लैंड को ग्रांट करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो राजा हैं वो अपने आप को टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ सुपरमैन, एक ऐसा इंसान जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपने आप को फेमस करवाना चाहता है या अपने आप को ग्रेट बताना चाहता है, वो इन लैंड ग्रांट्स के थ्रू लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहे हैं। अब अगर हम इन लैंड ग्रांट्स के साइज की बात करें तो छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड से, मतलब कि स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड से बड़े बड़े वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड्स तक ये जो लैंड ग्रांट्स थे ये एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक, अब बात करी जा रही है कि जब भी ये देखा गया कि जब किंग को ये लग रहा है कि भाई उसके और उसके सामंत के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो इस वजह से उन सामंतों को खुश करने के लिए राजा जो होते थे वो उन्हें लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। सो व्हेन किंग अज्यूम टू लूज देयर कंट्रोल ओवर द सामंत दे ऑप्टेड द स्ट्रेटजीज। तो इन लैंड ग्रांट्स के थ्रू, इस पूरी चीज के थ्रू हमें ये पता चला कि भाई जो किंग है और जो पीजेंट्स हैं और जो इनकी प्रजा है इनके बीच में राजा के किस तरीके से रिलेशन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सोर्स दिया हुआ है एक और राजा हर्षवर्धन के बारे में, जिनके जो कोर्ट पोएट है वाण भट्ट, वो इनकी किताब हर्षचरित्र में यहाँ पर एक एक्सर्प्ट, यहाँ पर एक जो इंस्टांस है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। सो हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत, है ना, कि हर्षवर्धन के बारे में जो एक किताब है हर्षचरित्र जो लिखी गई थी इन्हीं के कोर्ट पोएट वाण भट्ट के थ्रू 7th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये जो एक्सर्प्ट है ये उसी बुक से लिया गया है। सो दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम text and extremely rare representation of the life in the settlements of the outskirts of the forest of the Vindhyas। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा एक्सर्प्ट है जो हमें ये बताता है कि जो विलेज थे, जो फॉरेस्ट होते थे, उन फॉरेस्ट के जो आउटस्कर्ट्स थे वहां पर लोग किस तरीके से रहते थे, मतलब कि जंगलों में लोगों का किस तरीके से जीवन होता था उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है,
सो द आउटस्कर्ट्स बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट, ठीक है, ये देखा गया कि भाई जो गांव होते थे उन गांव के बाहर की अगर हम जमीनों की बात करें तो वहां पर जनरली फॉरेस्ट ही हुआ करते थे, और यहाँ पर लोग जो होते थे वो राइस लैंड मतलब कि चावलों की खेती करते हैं। थ्रेशिंग ग्राउंड एंड एरिएबल लैंड बीइंग अपॉर्चुनेटली बाय स्मॉल फार्मर्स, इट वाज मेनली स्पेड कल्चर, ठीक है, क्या देखा गया कि भाई यहाँ की जो भूमि थी इसके ऊपर जनरली लोग जो हैं वो स्पेड का, कुदाल का यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो भूमि थी, जो लैंड था वो जनरली ग्रास से कवर होता था, और ग्रास से कवर होने के कारण यहाँ पर जो प्लो चलाना था वो काफी मुश्किल होता था। सो ओइंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द प्लोइंग स्पेर्सली स्कैटर्ड फील्ड कवर विद द ग्रास विद अ फ्यू क्लियर स्पेसेस, देयर ब्लैक सॉइल स्टिफ एज द ब्लैक आयरन, ठीक है, और इस वजह से उनकी जो काली मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाया करती थी। There were people moving along with the bundles of bark, countless sacks of the plucked flowers, ठीक है, यहाँ पर जो लोग होते थे वो ढेर से क्या ले जाते थे, जंगलों से फूल ले जाया करते थे, लोड्स ऑफ फ्लैग्स, है ना, अलसी के सीड ले जाएंगे, हेम बंडल्स ले जाएंगे, हनी, पिकॉक टेल्स फदर्स, ठीक है, वैक्स, लॉक्स, ग्रासेस से कई सारी चीज़ें जो थी वो जंगलों से इकट्ठा करके शहरों की तरफ, गाँव की तरफ ले जाया करते थे और वहाँ पर भेजा करते थे, वहाँ पर उन्हें बेचा करते थे, ठीक है। सो विलेज वाइव्स हैस्टेंड and root for the neighboring village and intent of the thoughts of the sale and bearing on their heads of the basket filled with various gathered forest fruit, ठीक है, कि भाई इन जंगलों से जो भी चीजें उन्हें मिल रही हैं तो उन चीजों को गैदर करके उसके बाद ये शहरों में, गाँव में जाकर इन चीजों को बेचा करते थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यू सिटीज की, कि भाई धीरे धीरे जो नए नए शहर बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं और किन लोकेशंस पर बन रहे हैं, ठीक है। तो जनरली तो ये देखा गया कि भाई महाजनपद के समय पर जितनी भी कैपिटल्स थी वो कैपिटल्स जस्ट टू हैव द मोर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, ये जो शहर थे ये बड़े बड़े टाउन्स में डेवलप हो गए। अब उसके साथ साथ ये देखा गया कि वो जगह, वो एरियाज जहां से कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास हो रहा है तो अब वहां पे लोगों का ट्रैफिक ज्यादा होगा, लोगों का आना जाना ज्यादा होगा, तो उस वजह से ये एरियाज भी अब धीरे धीरे टाउन्स में बदलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम न्यू सिटीज की बात करें, सो अर्बन सेटलमेंट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द 6th century BC वर द कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद की, अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो उनकी कैपिटल जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, कौशाम्बी हो गया, वाराणसी हो गया, ये कुछ ऐसे शहर थे जो बड़े बड़े शहरों के रूप में, बड़े बड़े टाउन्स के रूप में हमें दिखते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे शहर भी हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रूट के ऊपर लोकेटेड है, इस कारण से भी इन शहरों की और इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिवराइन रूट के ऊपर लोकेटेड था। वैसे ही अगर हम उज्जैनी की बात करें तो जो हमारी दक्षिण पथ का, जो आप बोल सकते हो कि जो एक ट्रेड रूट है उसके ऊपर ये लोकेटेड है। वहीं पर अगर पूहर की बात करें तो पूहर साउथ इंडिया का एक पोर्ट टाउन है। अगर मथुरा की बात करें तो दैट इज द सेंटर ऑफ द कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कुषाण के समय पे मथुरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट शहर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जो शहर हैं उनकी लोकेशन, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरियाज हैं, इस कारण से वो जो एरियाज हैं वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस को गेन करेंगे और क्या बनते जाएंगे, डेवलपमेंट के कारण शहर के फॉर्म में देखते हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो शहर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर क्राफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर अमीर हैं, है ना, अच्छा खासा इनका इकोनॉमिक स्टेटस है। और अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस होने के कारण लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे लग्जरी आइटम्स को भी यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो एलीट एंड द क्राफ्ट पर्सन, सो फाइन पॉटरी बॉल्स, ये जो शहर है इनसे हमें क्या मिलता है, इन शहरों से हमें कई सारे फाइन पॉटरी बॉल्स और डिशेज मिलते हैं विद द ग्लॉसी फिनिश, जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, ठीक है, जो जनरली इस तरीके से ग्लॉसी सरफेस के ऊपर बने हुए हैं और ये जनरली यूज करे जाते थे उन शहरों में रहने वाले जो रिच पीपल हैं, ठीक है। तो ये जो पॉटरी है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर्स, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है कि इन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल, फिगराइंस, इस तरीके से कई सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें इन शहरों से मिले हुए हैं। अगर हम इन आर्टिफैक्ट्स के मटेरियल की बात करें तो ये जनरली बने हुए होते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा से। अब ये शहर में हमने ये देखा कि भाई जब हम शहरों की बात करेंगे तो इन शहरों में अलग अलग तरीके के क्राफ्ट हो रहे हैं और उन क्राफ्ट एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए अब बनेंगी ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें आगे जाके कहा जाएगा गिल्ड एंड श्रेणीज। सो गिल्ड और श्रेणीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स मर्चेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हमने ये देखा कि अब ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो क्राफ्ट एक्टिविटीज को, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, मर्चेंट एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए होंगे। सो दीज कॉर्पोरेशंस बट रॉ मटेरियल, मेड द प्रोडक्शन एंड सोल्ड आउट द प्रोडक्ट। क्या क्या काम करती थी गिल्ड्स? गिल्ड्स जो होंगी वो उस क्राफ्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको इकट्ठा करना, उसको प्रोक्योर करना, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद उसे मार्केट में लेकर जाना, उसे बेचना, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम जो होंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक गिल्ड के थ्रू हुआ करते थे, जिसे श्रेणी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेड हो रहा है ये ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि आने वाले जितने भी इनके कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इनके कंटेम्प्रेरी एरियाज हैं, वहां से भी ट्रेड किया जाता था, ठीक है। सो एन एडवांस ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द लैंड एंड रिवर वाज डेवलप्ड एंड एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। कि भाई ना सिर्फ इंडिया से ईस्टर्न में बल्कि वेस्टर्न दोनों ही डायरेक्शन में जो ट्रेड है वो करी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर बात हो रही है दैट दिस ट्रेड रूट्स वर डेवलप्ड अक्रॉस द अरेबियन Sea to the east and North Africa and West Asia and to South and China by the Bay of Bengal, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि ये रहा हमारा इंडिया, और इस इंडिया से अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी से अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में जहां पर ट्रेड हो रहा है, वहीं पर बे ऑफ बंगाल से चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है वहां पर भी ट्रेड किया जाता है, और अलग अलग कमोडिटीज का यहाँ पर ट्रेड जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज ट्रेडर्स एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर्स वर कॉल्ड दी मट्टसुतावन, ठीक है। कि यहाँ पर ये देखा गया कि अब क्योंकि जो ट्रेड है वो सी के थ्रू करी जा रही है, और सी के थ्रू ट्रेड करना एक काफी एडवेंचरस एक्टिविटीज है, तो वो लोग जो इस एडवेंचरस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद इस तरीके से लार्ज प्रॉफिट को इकट्ठा करेंगे, उन्हें तमिल में मत्स्यसुतावन कहा जा रहा है। सो दीज पीपल आर दी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर्स वर कॉल्ड इन मत्स्यसुतावन्स इन द तमिल एंड सेठीज एंड सातवाहास इन द प्राकृत। अब कौन कौन सी कमोडिटी ट्रेड करी जाती थी? तो भाई सॉल्ट हो गया, ग्रेन हो गया, मेटल ओर्स हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करी जाएंगी एक जगह से दूसरे जगह से, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाकी के जो एरियाज हैं उनमें इन चीज़ों का ट्रेड किया जाता था, ठीक है। चलिए, तो अब जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो भाई जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड के लिए आपको रिक्वायर है मनी की, ठीक है, कि आपके पास ऐसा कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। सो दिस समहाउ लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉइन्स और द कॉइनेज सिस्टम। तो अगर बात करें इस समय की तो सबसे पहले जो कॉइन्स चल रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। फ्रॉम द मौर्यन पीरियड एक तरीके के कॉइन चलाए जा रहे हैं जिन्हें पंच मार्क कॉइन कहा जाएगा, जहां पर जो मेटल होगा, सिल्वर या कॉपर, उसको मेल्ट करके एक तरीके से सॉफ्ट करके उसके ऊपर जिस भी स्टेट का वो कॉइन होगा उसका जो मार्क होगा वो वहां पर बना दिया जाएगा। सो पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर एंड यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। सिंबल्स ऑन द पंच मार्क कॉइन्स वर द मेन ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी, कि जिस भी रूलिंग डायनेस्टी ने उन पंच मार्क कॉइन्स को निकाला हुआ है वो उनका सिंबल जो होगा वो इन पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात करें तो भाई इंडो ग्रीक्स ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने क्या किया हुआ था, जिन्होंने ऐसे राजा थे जिन्होंने नेम और मतलब कि राजा का नाम जो है उसके साथ जो है उन कॉइन्स को, राजा का नाम और जो फिगर है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉइन्स को निकाला हुआ था। उसके साथ अगर हम बात करें तो ना सिर्फ राजा, ना सिर्फ रूलिंग कम्युनिटीज, बल्कि कई सारे जो मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं और जो टाउन पीपल्स हैं वो भी अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉइन्स को रिलीज कर रहे हैं। देन इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई द कुषाण इशूज द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, ठीक है। हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेंचुरी में जब हम आते हैं तो कुषाण एक ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में, भारत में सोने के सिक्के चलवाए हुए थे, ठीक है। अब उसके साथ बात करें तो ना सिर्फ बड़े बड़े एम्पायर, ना सिर्फ बड़े बड़े रूलर्स, बल्कि कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स भी थे जैसे कि पंजाब के यहूदे, है ना, तो ये योद्ध हैं, उन्होंने क्या करे हुए थे, उन्होंने पंजाब और हरियाणा के रीजन से जब वो रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपना भी एक तरीके से कॉइन जो था वो निकलवाया हुआ था, ठीक है। सो द ट्राइबल रिपब्लिक्स एट द ययोध ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा इशूड द कॉइन्स इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई। अब अगर बात करी जाए गुप्त रूलर्स की तो भाई गुप्त रूलर्स ऐसे रूलर्स हैं इंडिया में जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के जो सिक्के थे वो यहाँ पर चलवाए हुए हैं, ठीक है।
So, the Gupta coins are the remarkable for their purity, promoted long distance businesses from which kings were benefited. ठीक है, ये रहा अयोध्या का कॉइन। अब उसके बाद बात करी ये जाती है कि भाई एक समय ऐसे आया जहां पर गुप्त कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन्स थे, उनका धीरे धीरे डिक्रीज देखा गया कि भाई क्यों जो गोल्ड कॉइन चल रहे हैं अब वो धीरे धीरे उनके नंबर में डिक्रीज देखा गया। तो उसके दो रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन ये होता है कि शायद जो वेस्टर्न एम्पायर के साथ जो ट्रेड हो रही थी अब वो डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से जो गोल्ड कॉइन था उसका नंबर डिक्रीज हो गया। और जो दूसरा रीजन है वो ये बताया गया कि भाई अब क्योंकि कई सारे टाउन्स इमर्ज हो रहे हैं तो ट्रेड एक्सपांड हो रहा है, और उन ट्रेड को करना कुछ गोल्ड कॉइन से, इन शुद्ध सोने के सिक्कों से, क्योंकि जो गोल्ड है उसका सप्लाई लिमिटेड है और इस वजह से इतने लार्ज नंबर में वो कॉइन क्योंकि नहीं बन पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, इस कारण से चीपर मेटल पर कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैक टू द बेसिक की कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शन जहां से हमने इस चैप्टर को शुरू किया हुआ था, उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा कैसे गया, कैसे जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिसाइफर किया हुआ सर। तो हाउ आर द इंस्क्रिप्शंस आर डिसाइफर्ड। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्राह्मी लिपि की या ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, तो उसे कैसे डिसाइफर किया गया। तो जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया हुआ है। कैसे भाई, ये जो थे इन्होंने क्या किया कि जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट है उनकी बैकवर्ड स्टडिंग करनी शुरू करी। ठीक है, कि भाई एक संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा, फिर उससे पुरानी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ, उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ा, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, और इस तरीके से धीरे धीरे वो जो थे वो लास्ट में ब्राह्मी लिपि जो थी उस तक पहुंच गए। So modern Indian languages are obtained from the Brahmi script which was used in the Ashokan inscription and James Princip deciphered the Ashokan Brahmi in 1838। ठीक है, उसके बाद अगर खरोष्टी की बात करी जाए तो भाई खरोष्टी कैसे डिसाइफर करी गई। खरोष्टी को डिसाइफर करने के लिए यूज किया गया नॉर्थ वेस्टर्न कॉइन का, जहां पर जो कॉइन्स थे जिन पर एक तरफ जहां पर ग्रीक लैंग्वेज में जो राइटिंग थी वो लिखी हुई थी, वहीं पर उसके दूसरे तरफ खरोष्टी लिपि में लिखी हुई थी। अब जिन्हें ग्रीक पढ़ना आता था वो खरोष्टी को उसको आसानी से पढ़ पा रहे थे, और इन्हीं कॉइन्स की मदद से जेम्स प्रिंसिप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ना सीख लिया। ठीक है, सो खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डिफरेंट। कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स हु रूल्ड There contain the names of the king written in the Greek and Kharoshti script both। और इसकी मदद से क्या किया गया, इनकी मदद से भाई धीरे धीरे जो है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं म्यांडर है ना, तो ये जो म्यांडर है उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक तरफ ग्रीक में लिखा हुआ है और एक तरफ खरोष्टी में लिखा हुआ है। तो इस मदद से, इन चीज़ों की मदद से जो जेम्स प्रिंसिप है उन्होंने आसानी से अशोकन ब्राह्मी और आपका ये जो खरोष्टी लिपि है, दोनों लिपियों को समझने में आसानी करी और उन्हें समझ सके। ठीक है, चलिए अब अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द टाइटल्स। अब जब जेम्स प्रिंसिप हैं, जब वो उन्होंने क्या किया भाई, ब्राह्मी लिपि को समझ चुके थे, वो उसे डिसाइफर कर चुके थे, तो अब वो मूव कर गए कहां पर, अशोक के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। और जब उन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा तो यहां पर उन्हें कुछ नाम मिल रहे हैं, जैसे कि देवनाम पिये, जैसे कि पियदसी और अशोक। तो अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये इंसान एक ही है या ये तीन अलग अलग राजाओं की बात हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, इसकी मदद से उन्होंने क्या किया, उन्हें ये आइडेंटिफाई किया गया, श्रीलंका में जो अलग अलग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे उनकी मदद से ये पता चला कि भाई ये जो अशोक हैं उन्होंने ही अपने आप को टाइटल किया था एज अ देवनाम एंड पियदसी, और उनकी मदद से ये जो था एक मेजर ब्रेक थ्रू था, और उसकी मदद से अब कई सारे जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे उन्हें पढ़ा और समझा जाया गया। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द टाइटल्स देवनाम पिय, पियदसी और द प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड विच वर अडॉप्टेड बाय द रूलर अशोक। ठीक है, कि भाई अशोक जो हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन टाइटल्स के साथ अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस पे अपना नाम जो था वो यूज किया था। सो इंस्क्रिप्शंस वर एग्जामिन्ड इन टर्म्स, कंटेंट, स्टाइल, राइटिंग, पैलियोग्राफी बाय एपियोग्राफिस्ट एंड कंफर्म्ड ऑल वर इशूड बाय द सेम रूलर्स। ठीक है, कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शन थे इन्हें अलग अलग क्राइटेरियाज पर देखा गया और ये पता लगाया गया कि भाई ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं ये एक ही राजा अशोक ने लिखवाए हुए थे। ठीक है, चलिए अब क्या सिर्फ इंस्क्रिप्शंस का मिल जाना ही हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में सारी चीजें बता देता है? जी नहीं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनकी अपनी खुद की लिमिटेशंस होती हैं और उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में हिस्टोरियंस को, एपिग्राफिस्ट को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है उनकी हम बात करेंगे। सो द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। ठीक है, तो बात करी जाए तो जब इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय पर लिखे गए हैं, है ना, तो इनके कई सारे जो लेटर्स हैं दीज आर वीकली एनग्रेव्ड। ठीक है,
द रिकंस्ट्रक्शन वॉज आर नॉट सर्टन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि भाई काफी वीकली एनग्रेव्ड है तो उस वजह से उस पर क्या लिखा हुआ है उसे समझ पाना काफी मुश्किल था। उसके बाद ये बताया गया कि भाई ये इंस्क्रिप्शन, कभी ऐसा होता है कि कोई इंस्क्रिप्शन टूटा हुआ है या कुछ इंस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर कंप्लीट मैसेज नहीं लिखा हुआ है, तो द इंस्क्रिप्शन वर माइट बी डैमेज एंड द लेटर्स में बी मिसिंग। ठीक है, तो ये भी एक चीज हुई, ये भी एक प्रॉब्लम हुई, ये भी एक लिमिटेशन हुई, जिसकी वजह से ये देखा गया कि क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन है इनके ऊपर पूरा मैटर नहीं है, कुछ लेटर मिसिंग है, तो उसकी वजह से भी कई सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें उनका जो एग्जैक्ट मैसेज है वो नहीं समझा जा पाया। देन थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर डिस्कवर्ड बट नॉट डिसाइफर्ड, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड। ठीक है, ये भी देखा गया कि भाई ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन्हें डिस्कवर तो कर लिया गया, बट ड्यू टू दीज वेरियस लिमिटेशंस क्या हो रहा है कि भाई उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ बात करी जाए तो भाई ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये जनरली समाज का जो उच्च वर्ग है, जो एलीट क्लास है, हमें सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव की बात करता है ना। इंस्क्रिप्शन सारी चीजों के बारे में हमें नहीं बताता, वो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं बताता, वो हमें सोशल सिस्टम के बारे में नहीं बताता, वो हमें टैक्सेशन के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, वो हमें कॉमन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं बता रहा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें सिर्फ और सिर्फ उस समय के समाज का बहुत ही लिमिटेड व्यू या बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्क्रिप्शन से हमें प्रोवाइडेड है। Sorry, so the agriculture practices, happiness and sorrows are not mentioned in the inscription। और जिस वजह से हम इन इंस्क्रिप्शन की मदद से उस समय की पूरी जो हिस्ट्री है उसको एक साथ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारे चैप्टर का जो हमने एक वन शॉट हमने अभी तक कंप्लीट किया है कि भाई पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी है। अब एक बार जल्दी से इसकी जो टाइमलाइन है जहाँ पर इसके कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और डेवलपमेंट्स की बात हो रही है उनको हम देख लेते हैं। चलिए, तो टाइमलाइन 1 जो है, जो हमें मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, उनमें हम कई सारे डेवलपमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे। सो 500 से लेकर 600 से लेकर 500 BC तक का जो समय है वहाँ पर पैडी ट्रांसप्लांटेशन का ग्रोथ देखा गया, अर्बनाइजेशन देखा गया गंगा वैली में, महाजनपद का इवोल्यूशन देखा गया, उनका ग्रोथ देखा गया, और साथ ही साथ इस समय पर जो कॉइन चल रहे हैं वो है पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 500 से लेकर 400 BC के समय की, तो यहाँ पर रूल करने के लिए आ चुके हैं मगध। ठीक है, मगध के जो रूलर्स हैं अब वो अपने पावर को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात हो तो 327 से लेकर 325 BC का जो समय है वहां पर अलेक्जेंडर जो हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया हुआ है। ठीक है, सो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया जिन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया हुआ है। उसके बाद 321 BC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका एसेशन हुआ है थ्रोन के ऊपर। 272 से लेके 268 231 BC तक जो है, मतलब ईयर जो है जो उनके कोरोनेशन का ईयर है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन 231 तक अशोक जो है वो इंडिया में मौर्यन एम्पायर के रूलर बनकर, एम्पायर बनकर इंडिया में रूल करते हैं। देन 185 BC में जो मौर्यन एम्पायर है वो बृहद्रथ के बाद धीरे धीरे अपने डेक्लाइन की तरफ पहुंच जाएगा। उसके बाद 200 से लेकर 100 BC की हम बात करें तो यहाँ पर इस समय इंडिया में इंडो ग्रीक रूलर्स का रूल आ चुका है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे। साउथ में अगर हम बात करें तो चोला, चेरा, पांड्या और सातवाहना जो हैं वो डेक्कन में रूल कर रहे हैं। देन 100 से BC से लेकर 200 BC की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर शक रूल कर रहे हैं, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, और इस समय पर रोमन ट्रेड जो है वो अच्छी खासी इंडिया के साथ हो रही है एंड दिस लीड टू द गोल्ड कॉइनेज। देन 78 CE जहां पर कनिष्क जो है वो रूल करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कि कुषाण किंग है। देन 100 से लेकर 200 CE की अगर हम बात करें, सो दीज आर द अर्लियर इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस ऑफ द लैंड ग्रांट्स बाय द सातवाहनास एंड द शका रूलर्स। फिर 320 CE की बात करें, सो दिस टाइम लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता रूल। 335 से 375 तक समुद्रगुप्त जो हैं वो रूल कर रहे हैं। 375 से लेकर 415 तक चंद्रगुप्त सेकंड और वकाटक में डेक्कन में वकाटक जो हैं वो रूल कर रहे हैं। 500 से लेकर 600 CE में चालुक्य रूल करेंगे कर्नाटक में, और पल्लव में तमिलनाडु में पल्लव रूल करेंगे। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी के, पुष्यभूति डायनेस्टी के रूल करेंगे, उनकी कैपिटल कन्नौज से। चाइनीज पिलग्रिम जेनजियांग जो है वो इंडिया में आएंगे, और 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अरब इन्वेडर क्या करते हैं, सिंध का जो रीजन है उसको
कॉन्कर करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एपिग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस समय पर, उसकी बात करते हैं। तो 18th सेंचुरी में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो फाउंड होती है। उसके बाद 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 1810 में कोलिन मैकेंजी जो है उन्होंने कलेक्ट करे हैं अराउंड 8000 इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत एंड दी द्रविडियन लैंग्वेज। उसके बाद 1838 में डिसाइफरमेंट किया गया अशोकन ब्राह्मी का बाय द जेम्स प्रिंसिप। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ही पब्लिश अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। देन 1886 में फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफी कर्नाटका जर्नल ऑफ द साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन एंड 1888 में द फर्स्ट इशू ऑफ द एपिग्राफी ऑफ इंडिका। 20th सेंचुरी में 1965 एंड 66 में डीसी सरकार जो होते हैं वो इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी करके जो एक बुक है वो यहाँ पर वो पब्लिश करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम ये जो हमारा चैप्टर है इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।